गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? खाना खा लिया आप सभी ने? सबसे पहले तो सबसे जरूरी बात बताएं, पढ़ाई वढ़ाई तो चलती रहेगी। नहीं खाया, थोड़ा जल्दी खाया करें खाना। सोने से कुछ समय पहले खाना खाया करें। मैंने खा लिया है खाना। जनरली मैं सोने से करीब 6-7 घंटे पहले खाना खा लेता हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं 6 बजे खाना खा लेता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं सुबह सोता हूँ। तो कोई मुझसे पूछता है कितनी देर पहले खाना है, तो यही कुछ 7-8 घंटे पहले। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? ये बहुत बढ़िया दावत हो रही है कई लोगों की। तो चलो, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे काम होते हैं, आपके लिए पेपर्स बनाने होते हैं, आपके लिए कंटेंट बनाना होता है, और भी बहुत सारी चीजें प्लान करनी होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके लिए डायरेक्टली नहीं होती तो आपको पता नहीं लगती, लेकिन वो भी मैं ही करता हूँ। काफी सारी चीजें और भी चलती हैं। चलो शुरू करते हैं सेशन को। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सेशन, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच सुरभि। मैं आपको सबसे पहले ज्योमेट्री के सेशंस के बारे में कुछ बता देता हूँ। ज्योमेट्री के जो हमारे सेशंस है वो मैंने ही हटवाए हैं, बिकॉज मैं ज्योमेट्री से पहले आपकी कुछ प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। और ये प्रैक्टिस सेशंस कब ऐड होंगे? ये प्रैक्टिस सेशंस कल मॉर्निंग में मैं आपके जो सेशन से भेजूंगा, एंड बाय इवनिंग और मैक्स टू मैक्स बाय 3rd मार्च मॉर्निंग। ये 3rd मार्च जाएगा नहीं, इवनिंग तक ही हो जाता है जनरली। इवनिंग में आपके रिफ्लेक्ट हो जाएंगे वो सेशंस जो होंगे, एंड इसके साथ कुछ और कोर्सेस है उसमें मैं ऐड कराऊंगा। हाँ, मेरी बियर्ड रेड क्यों लग रही है? अब ये तो बियर्ड ही बताएगी। चलो शुरू करते हैं। कैसे कैसे डाउट्स आते हैं हमारे पास, नहीं मतलब कमाल हो गया। दुनिया ऐसी पागल है, वो पूछते थे कॉपर पायरेट सर किसकी ओर है, गन मेटल में क्या होता है ना, सब फालतू बातें। काम की बात तो इनकी थी सबसे ज्यादा। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं अपनी कहानियां कहाँ तक जाती है। पिछले सेशन में जो हमने पढ़ा था वो था, आपको शायद याद होगा, हमने जिंक के बारे में थोड़ा बहुत समझा था। मैंने आपको चार्जर के बारे में समझाया था। अगर आप पिछली क्लास में थे तो आप अपने नोट्स में से आखिरी लाइन मुझे बता सकते हैं आप कहाँ तक पढ़े हैं, उसके आगे मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगा। जर्मन सिल्वर, बिल्कुल सही, परफेक्ट जगह पे हम। इसका मतलब कुछ चीजों का डिस्कशन मैं आपके साथ यहाँ पे कर लेता हूँ। इसका मतलब हम कॉपर के बारे में पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। बीच में बस मैंने आपको जिंक की एक और लिखवा दी होगी जिसका नाम होगा कैलामाइन। ये आपका होगा ZnCO3। इसके बाद हम यहाँ पे कॉपर की बात करेंगे। कॉपर के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है जहां तक मुझे याद आ रहा है। आप ठीक है, आप भेज दें, कोई बात नहीं। कॉपर की बात हमने करी थी, कॉपर पायराइट हमने समझा होगा, या कैल्को पायराइट हमने समझा होगा। दोनों बातें एक ही होंगी। ये होता है CuFeS2। चले बढ़िया है। ये आपको मैंने पढ़ाया होगा, यानी ऐसी आप कहेंगे ओर ऑफ कॉपर विदाउट ऑक्सीजन। पेपर का सवाल बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ कॉपर विदाउट ऑक्सीजन? आंसर होता है उसका कैल्को पायराइट। कॉपर पायराइट ऑब्वियसली नहीं देगा, कैल्को पायराइट ही आपको देता है। फॉर्मूला इज CuFeS2। एक ये वाली और होती है, एक दूसरी और होती है जिसे मालाकाइट बोलते हैं। मालाचाइट भी आप इसे बोल सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आंसर पे टिक आप करके है। ये आपका होता है आपका CuOH होल ट्वाइस डॉट CO3। क्या यहाँ तक हमने सारी बात कर ली थी? बायोलॉजी देखिए ऑफिशियली शर्मा खत्म है, बट मेरा मन नहीं मानता है। मैं आप सभी को बताऊं, अगर आप SSC की बात करते तो पूरी है, बट मेरा मन नहीं मानता, तो मैं कुछ सेशंस और ऐड कराऊंगा। ये मेरी अच्छाई बुराई दोनों है। जब मुझे ऐसा लगता है ना कुछ भी मेरे पास ऐसा है जो आपके काम का है, मैं फटाक से 2 घंटे ऐड करा के सोचता हूँ इन्हें सिखा दो, बिकॉज कुछ भी पूछ सकता है ना। अभी जैसे आपको अगर आप पुराने, मैं आपसे पुराने वाले बायोलॉजी की बात करूँ, जो नए वाला आपका कोर्स चल रहा है जिसके अंदर 12 सेशन है, इसमें तो अभी काफी कुछ ऐड होगा। इसमें जो पुराने वाला है उसमें एक सेशन ऐड कराऊंगा मैं, जो कि आपका पुराना कोर्स है। इसमें ऐड कराऊंगा मैं चार सेशंस में इसमें ऐड कराऊंगा। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ सर आप इधर फोकस करेंगे और पूरे तरीके इधर की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है जी। ये पिछली क्लास मैंने आपको सब कुछ बता दिया। हिस्ट्री में एक ही क्लास ऐड होगी, सिर्फ गांधी जी और 1857 अपन लोग ने कवर करना है। वो भी इनडायरेक्टली कर दिया, लेकिन ऑफिशियली मैं हर बार कराता हूँ, तो इस बार भी आपको करा दूंगा। चलो अब पूरे तरीके प्लीज फोकस करें, प्लीज फोकस इधर की तरफ करें। ठीक है, चलो हमने देखा कॉपर के बारे में कैल्को पायराइट, मालाकाइट। ठीक है, ये हमने दो इसके और समझे हैं यहाँ पे और। अगले पेज पे हम इसके कंपाउंड्स की बात करने वाले हैं। बिल्कुल यस, यू शुड एंड यू शुड, यू मस्ट, बिकॉज आप शुरू के 10 मिनट कम सीख पाएंगे, लेकिन जैसे ही मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा आपके लिए काफी नॉर्मल हो जाएगा। ब्रॉन्ज जो आपका है इसे बोलते हैं आप, शायद आपको याद होगा, कांस्य। और ब्रास जो आपका होता है, सर ये ब्रास वाला जो सवाल है ना, ये इतनी बार पूछा जाता है, इतनी बार पूछा जाता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं। कोई बात नहीं, मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ छोटा सा। मैं 5 मिनट के लिए आपका टेस्ट ले रहा हूँ। ये मुझे पता हो गया, जर्मन सिल्वर तक मैंने आपको पढ़ा दिया, मुझे याद है। एक छोटा सा टेस्ट मैं आपका ले रहा हूँ। ब्रॉन्ज में बताएं क्या क्या होता है? सर कॉपर होता है और टिन होता है। ब्रास में बताएं क्या होता है? कॉपर होता है और जिंक होता है। इसी टाइप से गन मेटल में बताएं क्या होता है? गन मेटल में क्या क्या होता है? गन मेटल में होता है आपका कॉपर होता है और जिंक होता है और टिन होता है। यानी मैं इसे टिन बना देता हूँ। यानी अगर मैं ब्रास और ब्रॉन्ज को देखता हूँ तो वो गन मेटल से भी एसोसिएटेड है, सिर्फ परसेंटेज का डिफरेंस आएगा और कोई डिफरेंस यहाँ पर नहीं आएगा। इसके बाद एक चीज होती है जर्मन सिल्वर। नाम ऐसा इसलिए बिकॉज दिखती है ऐसी, लेकिन इसके अंदर सिल्वर आपका नहीं होता है। कॉपर होता है
जिंक होता है और निकल होता है। एक बार अपने मन से पूछो, चीटिंग क्यों करी कॉपी में से? करी ना, मुझे पता है, मत करो प्लीज, मत करो, मत करो, मान जाओ, ठीक है? जिसने भी करी है मैं सिर्फ उससे बात करो, मत करो। नहीं करी आप, बहुत अच्छी बात है, अगर करी है तो मत करो। देखो अब नहीं तो फिर कब, है ना? यही तो पेपर का समय, ये क्या बात है? अच्छा ये है आंसर, अच्छा अच्छा अच्छा, पेज पलटे जा रहे हैं, लिखे नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है? चल अब मैं आगे चलता हूँ, आपके साथ में बात करता हूँ मरकरी के बारे में। छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, एक ही पेज में खत्म होता है, लेकिन इससे सटीक सवाल बनते हैं। मरकरी जो है ना, इसे बोलते हैं आप हाइड्रो जायरम। इस हाइड्रोजायरम के चक्कर में इसका जो सिंबल होता है वो होता है Hg। ये पिछली क्लास में सब मैं पढ़ा चुका हूँ, आप एक बार देखिए, सॉरी अंशित, आप पिछली क्लास देखेंगे आपको सब उसके अंदर कवर हो जाएगा। सब मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ब्रॉन्ज, ब्रास, गन मेटल, ये आप जर्मन सिल्वर, चारों मैं आपको वहां पढ़ा चुका हूँ। Hg जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसे ऐड करा जाता है थर्मामीटर्स में। क्यों, वाई? इसके आंसर है दो। पहला, इट इज अ नॉन मेटल। दूसरा, इट इज लिक्विड नॉन मेटल। तीसरा, इट कंडक्ट्स हीट। चौथा, इट इज वेरी डेंस नॉन मेटल। नॉन मेटल, बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? मैं एक सवाल बता रहा हूँ बेटा, सवाल बता रहा हूँ आपके लिए यार। इनमें से कौन सा ट्रू होगा? ये पेचीदा हो गया, पेचीदा, आप नोटिस करोगे ये एक्सपेक्टेड लाइंस वाला सवाल नहीं है, बिकॉज ये तो गलत है ऑब्वियसली, नॉन मेटल नहीं है, मरकरी तो एक मेटल है। लिक्विड नॉन मेटल नहीं है, लिक्विड है लेकिन नॉन मेटल नहीं है, गलत हो गया। वेरी डेंस है लेकिन नॉन मेटल नहीं है, गलत हो गया। तो यही ऑप्शन आपका जैसे तैसे सही बैठा, यानी अगर आप पेपर में इस सवाल को देखेंगे तो आप आंसर ऑप्शन नंबर सी देंगे इसका। अब आपको इसके पॉइंट्स बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली बात, इट इज अ वेरी डेंस मेटल। दूसरी बात, इट इज अ लिक्विड मेटल। तीसरी बात, इट कंडक्ट्स हीट। चौथी बात, ऑल। तो करेक्ट आंसर इस केस में आपका होगा ऑल, यानी लिक्विड मेटल है रूम टेम्परेचर पे। ये आपका हो गया नहीं, ओनली, जी हाँ, वन ऑफ दी फ्यू, वेरी फ्यू कह सकते हैं। बाकी रूम टेम्परेचर क्या होता है इसे मैं अगले पेज पे डिफाइन करूंगा। यानी मैंने समझा है कि मरकरी एक ऐसी चीज होती है जो कि मेटल है बट लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है और मेटल होने के चक्कर में हीट कंडक्ट करती है, इसके लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूं। बट मैं पानी का इस्तेमाल ही कर लेता, पानी भी हीट कंडक्ट करता है और लिक्विड है, तो मैं पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करता हूं थर्मोमीटर्स में? जी हाँ, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। हीटिंग पॉइंट एक आया है, कोहेसिव नहीं है, ज्यादा डेंस नहीं है, टेम्परेचर चेंज नॉट डेंस, वेपराइज, बॉइल्स, इवेपोरेट, कंडेंस, कंडक्शन कम है, वेपर बन जाएगा। मैं कहता हूं मेरे पास एक थर्मामीटर है, इसके अंदर मैं पानी का इस्तेमाल कर सकता हूं। कैन आई यूज वाटर, यस और नो? सवाल आपके सामने है। आंसर इज यस। 21% लोगों ने सही आंसर दिया, आंसर इसका यस होगा। कैन आई? यस आई कैन, बट वो काम का नहीं होगा, क्योंकि कुछ रीजन है, अगले पेज पे मैं आपको बताता हूँ। आंसर इसका यस होगा, ठीक है? अब पूरे तरीके आप फोकस करें। जी हाँ, स्किप चलिए, नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए क्या करूंगा, स्किप भी डाल दूंगा। देखो पानी जो होता है ना, अगर मैं 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर का एक क्यूब इमेजिन करता हूँ, तो इसके अंदर आ जाता है करीब 1000 लीटर पानी। डेंसिटी को छोड़ के जो भी आप रीजंस दे रहे हैं वो सारे सही होंगे बट एग्जैक्ट नहीं है। अगर आप एक वर्ड जानना चाहते हैं कि आंसर क्यों पानी को नहीं इस्तेमाल करा जाता, बिकॉज ऑफ डेंसिटी। बाकी सारी बातें सही है, मना नहीं कर रहा हूँ, बट सबसे स्पेसिफिक सटीक आंसर डेंसिटी है। 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर के अंदर 1000 लीटर पानी आता है, जिसका वजन होगा 1000 किलो। ये बात आप समझ पा रहे हैं? यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर यही मैं 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर ले लेता हूं, तो इसके अंदर कितने लीटर मरकरी आएगा ये बताओ सबसे पहले। चैट आपको ऑफ करना पड़ेगा, मजा ही इसी बात का है। ऑप्शन देता हूं, ए 13.6 लीटर, ऑप्शन नंबर बी 1360 लीटर, ऑप्शन सी 13600 लीटर, ऑप्शन डी। चलो, कितने लीटर मरकरी आएगा अगर मैं 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का कोई बक्सा लेता हूं, तो कितने लीटर मरकरी आएगा? मैं पांचवा ऑप्शन है स्किप, ये उनके लिए पांचवा ऑप्शन है स्किप। प्लीज स्किप द क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आता प्लीज स्किप द क्वेश्चन, क्योंकि कोई रैंक वैंक नहीं है इसकी, ईमानदारी रखें अपने साथ।
ये सवाल अगर मैं 6:30 वाली क्लास में करा दूं तो इकोनॉमिक्स को भूल जाएंगे बच्चे, वादा है आपसे। और ये कोई लेवल में लेवल नहीं है, अभी मैंने लेवल कोई अनलीश नहीं करा है, अभी तो बहुत बेसिक लेवल का सवाल है आपका। मुझे पता है मजा तो आ रहा है आपको सवालों में, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। देखिए जो यहाँ जीता है वो जीता है आपका 35, यानी स्किप, यानी मैक्सिमम जनता जो है यहाँ पर स्किप करना चाहती है, नोटा दबाना चाहती है कि हमें इनमें से कोई नेता नहीं पसंद, हम बस ऐसे ही जीना चाहते हैं। अभी भी डाउट होगा आंसर क्या है, लेकिन एक बात आप प्लीज समझे, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। 12% लोग का आंसर सही है। वाई? बिकॉज यहां पर आप नोटिस करें कि एक लीटर में मैंने आपसे पूछा है, लीटर में क्वांटिटी सेम रहेगी, बिकॉज 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, नो मैटर व्हाट, इफ यू रिमेंबर। इस 1000 लीटर का जो वजन होगा वो होगा 13,600 किलो, क्योंकि ये भारी होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मजा आया होगा आपको सवालों में भी। इस समय आपको बुलाया तो किसी खास वजह से ही बुलाया, भाई आप सीखें। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मेरे पास एक ग्लास है, आपको कोई ग्लास दिख रहा होगा, इस ग्लास के अंदर मैं पानी लूं या हवा, या मैं जूस लूं, या मैं आयरन या मरकरी, उसका जो क्वांटिटी होगा वो इतना ही तो होगा ना। मैं अगर इसका पाई आर स्क्वायर एच करके इसे सॉल्व करूंगा तो इतना सेंटीमीटर क्यूब ही तो होगा ना। इसी को तो मैं आगे जाके एमएल पे कन्वर्ट करता हूँ। अभी ग्लास में चाहे जूस हो, चाहे हो पानी, चाहे हो मिल्क, ये ग्लास रहेगा तो 1 लीटर का ही ना। जो मग होता है, जो टब होती है, वो सब लीटर में नापी जाती है। लीटर का मतलब उसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी इज एसोसिएटेड विद वॉल्यूम, वॉल्यूम एसोसिएटेड होता है पाई आर स्क्वायर एच से। मैं उम्मीद कर रहा हूं मजा आ गया होगा आपको। अभी पूरा सुन, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, जस्ट रिलैक्स, बैठो, अरे बैठो बैठो, आराम से बैठो। खाना नहीं खाया खाना खाओ, खाना खा लिए कॉफी पियो, कॉफी पी ली और कॉफी पियो और पी ली और पियो, लेकिन शांत बैठो, ठीक है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 2 कंटेनर्स थे। एक कंटेनर ऐसा है जिसके अंदर पानी आता है 1000, इस तरीके आप समझे आराम आराम से। 10 मिनट में आपके लूंगा, लेकिन आपको ऐसे समझाऊंगा जीवन भर के लिए, आप बाकी भीड़ से आगे निकल जाएंगे। ये कंटेनर मैं आपके सामने बनाता हूँ, ये आपके सामने मैंने 2 कंटेनर बनाए। अगर मैं कहता हूँ ये 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का है, तो क्या इसके अंदर 1 मीटर क्यूब कैपेसिटी ऑफ एयर आ सकती है? या फिर मैं कह सकता हूँ 1000 लीटर ऑफ एयर आ सकती है, बिकॉज कुछ भी आए जगह उतनी ही घेरेगा। अब जब 1000 लीटर ऑफ एयर है, तो वही 1000 लीटर ऑफ एयर को मैं कल को पानी से बदल दूंगा, इसमें पानी डाल सकता हूँ। पानी की जगह में हो सकता है यहाँ पर सी वाटर डाल दूं, समुद्र से इसके अंदर पानी आ गया, मैंने सी वाटर डाल दिया। हो सकता है मैं इसके अंदर जूस डाल दूं बहुत ही सारा, हो सकता है मैं इसके अंदर आयरन डाल दूं, मेल्टेड आयरन डाल दूं, मोल्टन आयरन जिसे आप बोलते हैं। यानी कहानी कुछ ऐसी है, क्योंकि 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इसकी वॉल्यूम को डिनोट करता है, जो कि कैपेसिटी से जुड़ा हुआ है, तो इसकी कैपेसिटी सेम ही रहेगी 1000 किलो, यानी 1000 किलो 1000 लीटर सॉरी, ये 1000 लीटर इसका वॉल्यूम ब्लॉक हो गया। बट डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और अगर मैं आपसे कहता हूँ वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, एक लिमिटेड है, तो डेंसिटी प्रोपोर्शनल हो जाएगी मास के। यानी जो चीज जितनी घनी होगी उसका उतना ज्यादा वजन होगा, जो चीज जितनी घनी होगी उसका वजन उतना ज्यादा होगा। यानी अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, तो कुछ कहानी ऐसी है कि मान लेते हैं मेरे पास एक बॉटल है, बॉटल 1 लीटर की है ना, अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर की है। अब इसके अंदर पानी भरा हुआ है, मैंने इसमें से थोड़ा सा पानी कम करा, जैसे जैसे ग्लास पूरा ऊपर तक भर गया है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इस ग्लास के अंदर अगर आप देखते हो तो वॉल्यूम उतना ही है, बस हवा हट के पानी आ गया है, जिस चक्कर में ग्लास जो पहले से ज्यादा हैवी हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यानी वॉल्यूम उतना ही है, बस पहले से हैवी हो गया है। यानी क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है पानी का, और आपका मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं, और आपका मास उस वजह से ज्यादा हो जाएगा। यानी 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर पानी और मरकरी का, इसका कैपेसिटी होगी इक्वल, जो कि होगी 1000 लीटर और 1000 लीटर के बराबर। बट मास जो होगा वो होगा अनइक्वल, क्योंकि ये होगा आपका 1000 किलो के बराबर और ये होगा आपका 13,600 किलो के बराबर। और ये क्यों इसकी वजह से होगा, बिकॉज इसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 किलो पर मीटर क्यूब, और इसकी होती है 16300 केजी पर मीटर क्यूब। यानी दोनों की डेंसिटी अनइक्वल होगी। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं दोस्तों? कंफर्मेशन देंगे। मतलब अगर मैंने इसी कंटेनर के अंदर जो ग्लास मैंने आपको दिखाया था, मैं अगर मैं इसी के अंदर मरकरी डाल देता हूँ तो ये और भारी हो जाएगा, और इतना भारी हो जाएगा कि पूरे चांस है कि नीचे से टूट जाएगा। क्या इस बात को आप समझ पाए? चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात अच्छे। अरे भैया 2 गिलास हैं, कैसी बात कर रहे हो? चले आगे, सब इंतजाम करके बैठे, खर्चा पूरा करा हुआ है। चलो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बात समझ गया। अब इससे लॉजिक ये है, क्योंकि हीट कंडक्शन जो है, हीट कंडक्शन जो आपका होता है वो डिपेंड करता है मास पे। दोस्तों याद होगा आपको, डेल्टा एच इज इक्वल टू एमसी डेल्टा टी, बोले तो ऐसा और बोले तो वैसा।
अब ये जो मास है, अगर यही मास में यानी इसका मतलब ये हीट को वहां तक जाने के लिए डेफिनेटली कोई मास चाहिए होगा। यानी अगर मेरे को थर्मामीटर जो है 30 डिग्री से 40 डिग्री तक पहुंचाना है, इतना डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है, तो कोई मास होगा। मान लेते हैं वो 1 किलो का मास है, तो वो उस काम को पूरा कर पाएगा। अब अगर मैं पानी लूंगा तो पानी 1 किलो में मुझे मोर लेना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यही मरकरी ले लूंगा तो मुझे देखने में वो कम लेना पड़ेगा, यानी कम जगह घेरेगा। 1 किलो पानी मोर स्पेस घेरेगा और 1 किलो मरकरी जो होगा लेस स्पेस घेरेगा। इसका मतलब ये हो गया, एग्जांपल के तौर पे आपको कहता हूँ कि मान लेते हैं एक इंसान है जो बीमार है। अब आप क्या करते हैं कि उसे कहते हैं भैया थर्मामीटर लगा के बैठ जा, इस टाइप से उसकी आंखें जो है डाउन हो रही होती, इस टाइप से बैठ जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। ऐसे वो बैठ जाता है थर्मामीटर आराम से लगा के, कुछ भी हो जाए थर्मामीटर इसका नहीं जाएगा कहीं। अब मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, इससे मुझे ये सीखने को मिलता है कि अगर इसके थर्मामीटर की लंबाई, एग्जांपल के तौर पे मैं कह देता हूँ, सिर्फ एग्जांपल के तौर पे 10 सेंटीमीटर का इसका थर्मामीटर था एचजी का, तो अगर यही इसके मुंह में पानी का थर्मामीटर होता तो वो होगा 10 इंटू 13.6 सेंटीमीटर, यानी 136 सेंटीमीटर का थर्मामीटर इसके मुंह में होगा। यानी अप्रोक्सीमेटली आप कहेंगे 1 मीटर एंड 36 सेंटीमीटर। यानी अगर अब थर्मामीटर इसके मुंह में बना के दिखाता हूं तो क्या आपको इतना बड़ा थर्मामीटर नहीं दिखेगा इसके मुंह में? इसका मतलब ये है कि अगर ये क्लिनिक में गया है और इसका टेम्परेचर चेक हो रहा है और अगर इसके दोस्त ने इसे आवाज मार दी कि अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, और ये घूम के पीछे देखेगा, तो दोस्तों गर्दनें कटनी तय है। बस मजाक कर रहा हूँ जिससे आप चीजों को आराम से समझ पाए, क्योंकि इसे पूरा पीछे तक घूमना होगा। दैट इज प्रैक्टिकली स्पीकिंग इतना बड़ा थर्मामीटर फिजिबल नहीं है हम सबके लिए। एंड इसी वजह से हम एक हाई डेंसिटी मटेरियल को ढूंढते हैं, जो कि इस केस में मरकरी है। एंड डेंसिटी हाई होने की वजह से ही हम इसमें थर्मामीटर में मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। देखो मेरे कोर्सेज इस वजह से बड़े होते हैं बिकॉज मैं छोटे से कॉन्सेप्ट को लिखवाता नहीं हूँ, मैं उसे समझाता हूँ। बस इसी वजह से मेरे कोर्सेज जो है काफी लंबे होते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे। सी तो सी से फर्क होता है, बिल्कुल होता है, सी से फर्क होता है, लेकिन यहाँ पर अभी के लिए मैं उसे नहीं मारा, कॉम्प्लेक्सिटीज जो और बढ़ जाएंगी। आगे चलते हैं। अब ये तो चलो एक छोटी सी बात होगी, सर कुछ और बढ़िया बातें तो बताओ। बिल्कुल बताते हैं दोस्तों। देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो मरकरी है ना, इसकी एक और होती है जिसका नाम होता है सिनेबार, और मरकरी को बोलते हैं पारा। अब मान लेते हैं जो पारा है वो किसी के दिमाग का हाई हो जाता है। अब वो या तो वो जो इंसान होगा वो कहाँ जाएगा, सिनेमा देखने जाएगा, या वो हो सकता है कहाँ जाएगा, विम बार खरीदने जाएगा। इन दो में से ही बेचारा कोई काम कर सकता है। वो अकेला होगा तो सिनेमा देख लेगा, किसी के साथ होगा तो विम बार खरीद लेगा, है ना भाई? जो समझदार है वो समझ गए होंगे। यानी पारा हाई होने का मतलब इसका या तो सिनेमा या विम बार, यानी सिने बार इसकी ओर हो गई। पेपर का बहुत बार सवाल है। एचडीएस से आप बोलते हैं। विम बार क्या होता है? बर्तन मांजने वाला एक आपका साबुन होता है। मैं समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं फिर बता देता हूँ। सिने बार इज इक्वल टू सिने प्लस बार। सिने जो मैंने उठाया सिनेमा से उठाया, बिकॉज जी वाले क्या कहते हैं, सीने में सिनेमा, यानी सीना है तो सिनेमा है ये आपका। बार जो है आप किसी भी तरीके समझ सकते हैं, मैं आपको पिन बार से ऑफिशियली समझा सकता हूँ, बाकी आप समझदार हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे, एक छोटा सा फैक्ट है, वो एक सिल्वर जो आपका होता है उसके अंदर सिल्वर होता है कितना प्रतिशत? पूरा पूरा 0% होता है। पूरा उसमें क्या होता है, वो बेसिकली कंपाउंड ऑफ मरकरी होता है। बस ये ऐसे लिख देता हूँ, कंपाउंड में और ज्यादा चीजें घूम जाएंगी, क्योंकि काम की बात अभी अगले पेज पे बताऊंगा। ये जो होता है याद रखेंगे, मरकरी से बना होता है, मरकरी से बना होता है। विम बार का कोई लॉजिक नहीं है, इसका तो लॉजिक है। या तो आप पारिवारिक हो तो सिनेमा जाओगे, नहीं हो तो फिर विम बार खरीदने जाओगे। अब तो ठीक है, आगे चले। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारी बात समझ चुके हैं। वो एक सिल्वर जो है आपका, इसमें आपको सिल्वर देखने को नहीं मिलता है, यानी ये मरकरी से आपका बना होता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। वो ये है कि सर पेपर में एक सवाल आपसे पूछ सकता है, वो ये है कि मेल्टिंग पॉइंट बता दो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। वो है आपका माइनस का 38.83 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना, ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी है माइनस 38.83 डिग्री सेल्सियस। एक सवाल बना तो फिर आपको देखिएगा पेपर मुश्किल कैसे बनते हैं। मरकरी विल बी लिक्विड एट माइनस 38 डिग्री सेल्सियस माइनस, बताओ थोड़ा बढ़िया लेवल का सवाल बना दूं? चलो रुको,
चलो 38 ही रखते हैं डिग्री सेल्सियस, बोथ, नन और स्किप। हमें आपको मैंने ऊपर आंसर इनफैक्ट दे रखा है आपको कि मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। अब आपसे सीधा सवाल पूछा कि बता दो भाई मरकरी कब जो है लिक्विड होगा। ये एक्चुअल लेवल है जब जहां तक मैं आपके साथ खेल सकता हूँ, बट ऑब्वियसली ये जो है थोड़ा हाई लेवल हो जाता है, बट इससे सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है। मुझे पता है मजा आ रहा भी, हर अगर आप मेरा कोर्स 10 बार भी लगा चुके होंगे ना, तो भी मैं आपको कुछ नया सिखा के भेजूंगा। हमेशा ही मेरी ये कोशिश रहती है। ये सवाल मैंने आपको आज तक नहीं कराया होगा। अब क्या होगा, फाइनली हम चीजों पे फोकस करने लगेंगे। मरकरी तो लिक्विड ही होता है। अभी हम बात करते हैं 19, 25, 24, 25, क्या रेजगारी आ रही है, 7। चलो अब ध्यान से समझो। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब समझते जाना दोस्तों। मेल्टिंग पॉइंट कहता है एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा टेम्परेचर जिससे ऊपर की तरफ आपका जो मटेरियल है वो लिक्विड होगा। यही बात है, कंफर्मेशन देंगे। यानी जिससे नीचे की तरफ वो आपका सॉलिड हो सकता है। अब अगर मैं टेम्परेचर कह देता हूँ 38.83 डिग्री सेल्सियस माइनस का, तो क्या इससे जब मैं इसे गर्मी की तरफ लेके जाऊंगा तो 38, मुझे बताएं लियोनार्डो क्या चेंज करना है। मैं वेट कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं इंतजार कर रहा हूँ। फाइनली कोई कुछ बोला है, बताएं क्या करना है मुझे यहाँ पर। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इंक्रीज। अरे भैया थोड़ा एक्सप्लेन, ये ऐसे छोटी छोटी बातें फेंक के मत मारो। एक बच्चा लिखो, हम इतना 8-8 घंटे लिखते हैं, लिक्विड से सॉलिड जाएगा। अच्छा क्वेश्चन रिपीट करो, ठीक है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मान लेते हैं किसी चीज का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस पे, वो कहता है 1 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे जब आगे की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पर वो चीज लिक्विड होगी और यहाँ पर वो चीज जो है वो आपकी सॉलिड होगी। क्या यही बात है? तो इससे मुझे ये सीखने को मिलता है कि कोई चीज अगर -38.83 डिग्री सेल्सियस पे है और उससे जैसे ही मैं इसे हॉट की तरफ लेके जाऊंगा, यानी हाई टेम्परेचर की तरफ लेके जाऊंगा, तो ये लिक्विड हो जाएगी। मानते हो कि नहीं दोस्तों? और नीचे की तरफ लेके जाऊंगा तो ये आपकी कोल्ड की तरफ जा रही है, यानी जम जाएगी। इससे और इधर जाके 39 आएगा, इससे और इधर जाके 38 आएगा, इसके बाद 37 आएगा। इस तरीके आपका बढ़ेगा, यानी 38 से 39 जाएंगे, तब बीच में आएगा सब माइनस वाले हैं, सब माइनस वाले हैं। इससे मुझे ये सीखने को मिलता है कि इसके इधर वाले सभी इलाकों में ये जो है आपको लिक्विड देखने को मिलेगा। यानी अगर आप 38 को देखते हैं तो -37 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन -38.83 डिग्री सेल्सियस। ये क्या मैंने करेक्ट लिखा है या गलत लिखा है? बट -39 डिग्री सेल्सियस लेस देन -38.83 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब ये है कि इस केस में ये जो होगी लिक्विड होगी और इस केस में ये जो होगी सॉलिड होगी। यानी इसका करेक्ट आंसर सिर्फ ये होगा। अच्छा मैंने आपसे लिक्विड पूछा तो ऊपर वाला होगा, सॉरी मैंने करेक्ट कर दिया। मुझे पता है मजा आ रहा है, अल्टीमेटली कुछ सीखने को आपको मिल रहा है। कुछ और चीजें मैं आपको अगले पेज पे लिखवाता हूँ। मुझे ये पता लगा यहाँ से कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है कुछ चीजों का, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, ये होता है -38.83 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स एट एनी टेम्परेचर ग्रेटर देन मेल्टिंग पॉइंट इट विल बी लिक्विड। समझ नहीं आया लास्ट पे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं मैं आपको बताता हूँ बेटा, बिल्कुल आपकी बात सारी सही है, लेकिन देखो जो हमें बात समझनी है वो ये समझनी कि हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी के हिसाब से तो ऑब्वियसली ये जो है पूरे तरीके फिट बैठते ना। प्रैक्टिकली हो सकता है प्रेशर कंडीशन में चेंज कर दो तब कहानी बदल जाए। प्रैक्टिकली बहुत सारे चेंजेस पॉसिबल है कि सर वेरी वेरी क्लोज। सारी बातें मैं समझ रहा हूँ, सारी बातें नहीं। देखो आपको समझना होगा कि जब ऑप्शन में आपको कोई कहता है कि आपकी जो मार्क्स है फॉर एग्जाम्पल वो है 527.94, लेकिन कट ऑफ गई है 528, तो आर यू सिलेक्टेड? नो। बस जब ऑप्शन अवेलेबल है तो ऑब्वियसली फिर हमें ऑप्शन की नहीं होता तो एक अलग बात होती है। आपको आप ही के तरीके समझाना होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज -38.83 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कोई सा भी टेम्परेचर जो कि मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगा वो लिक्विड होगी, ठीक है। अब ध्यान से बात को समझे, जो रूम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, कोई मुझे बता सकता है? रूम टेम्परेचर सब अलग अलग होगा, कन्याकुमारी का अलग होगा, दिल्ली का, लद्दाख का, केनिया का, सबका अलग होगा, लेकिन हम एक एवरेज मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर होता है। और जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है कितना, अप्रोक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। सेल्सियस में खेल रहा हूँ तो बस मैंने वो लिख दिया, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कुछ चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें एक ब्रोमीन आता है। ब्रोमीन एक
आपका नॉन मेटल है, नॉन मेटल प्लस लिक्विड, यानी कि लिक्विड नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 23 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये रूम टेम्परेचर पे आपका पिघला हुआ होगा? क्योंकि हम रूम टेम्परेचर 25 मानते हैं, ये भी पेपर का आपका सवाल है। कुछ और मेटल्स हैं, यानी कोई कहता है नॉन मेटल बता दो, नॉन मेटल्स एलिमेंट्स, ऐसे हेडिंग अपनी कॉपी में आप डालें, एलिमेंट्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कोई कहे नॉन मेटल्स, तो आंसर देना है ब्रोमीन। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन का जो टेम्परेचर था वो 23 डिग्री सेल्सियस था, इसका मेल्टिंग पॉइंट। क्या इस बात को आप समझ पाए? अभी आपको बताता हूँ अनुज, अभी आपको बताता हूँ। जो मेटल्स आपके होते हैं वो होते हैं सबसे पहले मरकरी, इसके बाद होते हैं दो और, गैलियम सीजियम। आपने स्कूल में सुने होंगे, गैलियम सीजियम को आप अपने हाथ पे रख लेंगे तो आप उसे पिघला देंगे, ऐसा वैसा, सीजियम। एक और होता है, ये आप सीख के जाएं, फ्रांशियम। ये याद रखेंगे, रेडियो एक्टिव होता है। आपने सुना होगा, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगे, ये वो वाला फ्रेंडशिप है, वो वाली जो फ्रेंडशिप होती है वैसे रेडियो एक्टिव है, याद रखेंगे। इससे आपको लंबे समय में चीजें याद रहेंगी, छोटे छोटे चुटकुलों के साथ। ये फ्रेंडशिप जो आपका है, याद रखेंगे, दिस इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड एग्जैक्टली लिक्विड नहीं है, बट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका 27 डिग्री सेल्सियस है, इसका होता है 28 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है 29 डिग्री सेल्सियस, इसका होता है माइनस का 38.83 डिग्री सेल्सियस। क्या यहां तक आप बात समझ पाए? बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, इसे मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। मान लेते हैं हम एक रेफ्रिजरेटर में है, फ्रीजर के अंदर हम पूरे तरीके कैद है, बहुत ही आप कहेंगे ठंडा फ्रीजर है, और उसके अंदर टेम्परेचर है 0 केल्विन, बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है, और यहां से हम गर्मी की तरफ जाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस तक मान लेते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ, ये लिखा माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज 0 केल्विन पे ये टेम्परेचर आपका होता है। माइनस के 273 से मैं 100 जाऊंगा प्लस का, तो बीच में रास्ते में मुझे यहाँ पे रूम टेम्परेचर दिख रहा है 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही मैं यहाँ पर आपका बढ़ते बढ़ते -38 पे आऊंगा, तो -38.83 डिग्री सेल्सियस से यहाँ का पूरा इलाका जो है वो लिक्विड रहेगा, अगर ये कौन सा है, मरकरी है। 0 के इज नॉट पॉसिबल, थ्योरेटिकली पॉसिबल है, बस एब्सोल्यूट 0 बन जाता है, इट इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद आगे चलूंगा है 0 डिग्री आएगा, इसके बाद पानी आपका पूरा लिक्विड हो जाएगा, बट पानी को नहीं मानेंगे बिकॉज पानी एक कंपाउंड है। 25 डिग्री सेल्सियस तक आप पहुंचेंगे, और जैसे ही हल्का सा आगे निकलेंगे, इससे ठीक पहले आपका ब्रोमीन भी लिक्विड हो जाएगा, इसके ठीक बाद सबसे पहले फ्रांशियम लिक्विड हो जाएगा, इसके बाद आपका गैलियम लिक्विड हो जाएगा, और उसके बाद सीजियम लिक्विड हो जाएगा, और ये सब गर्म होते होते लिक्विड ही रहेंगे। क्या पर्सपेक्टिव आप लोगों को मिल पा रहा है? क्योंकि नंबर से याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक समझ ही नहीं आया तो फिर क्या ही फायदा कोर्स लगाने का। आगे चलते हैं। अब मैं आपसे कुछ और बात कर लेता हूँ। ये जो मरकरी होता है बड़ा ही खास है। क्यों खास है? बिकॉज मरकरी एक काम करता है, रिपीट करते हैं, चिंता एक काम करते हैं, आपको मैं जाने से पहले पूरा सेशन रिवाइज करा दूंगा, तो सही है, यानी अभी अगर हम 70-80 भी पकड़ पा रहे हैं तो सही है, एक फ्लो में हाथ से निकाल लो, जाने से पहले पूरा सेशन में आपको रिवाइज करा दूंगा। मरकरी जो है ना, ये बड़ा खास है। क्यों खास है? वो सुना होगा आपने, त्वाडा कुत्ता कुत्ता साड़ा कुत्ता टॉमी, सुनी होगी ये बात आपने। तो ऐसे ही क्या होता है, त्वाडे अलॉयस अलॉयस और एदा अलॉय क्या, अमलगम। यानी मरकरी अगर एक अलॉय बनाता है तो ये आपका अलॉय नहीं कहलाता दोस्त। अच्छा उल्टा बोल गया मैं, चलो सही है, इसका मतलब मैं सब कम देखता हूँ। अच्छा मैं उल्टा बोल गया, कोई बात नहीं, मजा तो पूरा ही आया है। आपका मरकरी जो होता है अलॉय नहीं बनाता, ये बनाता है आपका अमलगम। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पाए। बिल्डिंग नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर, दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मैं मेंशन कर देता हूँ, बट कैन मेल्ट इजीली व्हेन केप्ट ऑन हैंड। ठीक है, ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया। फिर रूम टेम्परेचर पर ये जो है आपका सॉलिड है, लेकिन मान लेते हैं गर्मी हो गई, दिल्ली में आप इसे लेकर, दिल्ली के अंदर जाते जाते मेल्ट हो जाएगा, पूरे तरीके पिघल जाएगा। आगे चलते हैं। मैं आपको बता रहा था, जो मरकरी होता है वो अलॉय नहीं बनाता, वो क्या बनाता है, वो आपका अमलगम बनाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। यानी जो मरकरी है, क्या क्या चलता है नहीं मेरे दिमाग में, मरकरी प्लस एनी मेटल, ये आपका अमलगम बनाता है। लोग कहते हैं इतना ज्ञान कैसे इकट्ठा करेगा, अब उन्हें कौन बताए, ज्ञान तो चलो साइड में है, लेकिन और भी बहुत कुछ है। मरकरी प्लस एनी मेटल इज इक्वल टू अमलगम, यानी जो अमलगम होता है वो एक अलॉय होता है मरकरी। मैं आपको फिर लिखता हूँ, मैं आपको एक और बार लिख के बताता हूँ, एन अलॉय ऑफ मरकरी इज इक्वल टू अमलगम। ये ना पेपर का ना सीधा सवाल आपका सटीक बनता है। मैं आपको बताता हूँ, आप क्या करते हो, आपने पानी लिया और पानी में आपने डाली चीनी, और आपने उसे गर्म करा, और आपने उससे बना ली क्या, सुना होगा आपने, मिट्टी मिट्टी चाशनी।
यानी एक आप मिक्सचर टाइप बन गया आपका, और वो मिक्सचर जो है आपके सामने पड़ा हुआ है। अब ये तो आपने पानी, चीनी, चाशनी की बात कर रहे हो। ऐसी अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूँ, कोई एक मेटल लेता हूँ, मान लेते हैं मैंने आयरन लिया, और दूसरी तरफ मैंने एक और ले लिया, मान लेते हैं मैंने सिल्वर ले लिया, और मैं इन्हें आराम से घोलता हूँ, तो क्या बहुत समय के बाद एक सॉल्यूशन नहीं बन जाएगा? खुला हुआ है यहाँ पर कुछ बन जाएगा ना बहुत सारा इसके अंदर, बीकर के अंदर। तो ये क्योंकि एलिमेंट्स को मैंने मेटल्स को मिक्स करा, तो मैं इसे अलॉय बोलता हूँ। जब ये ठंडा हो जाएगा तो अलॉय बन जाएगा। जो स्टील की आइटम्स होती हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहूँ, मान लेते हैं कि मेरे पास एक बोल है, ये एक बोल आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, ये स्टेनलेस स्टील होता है। ये स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या होगा, मेनली आयरन होता है। आयरन के साथ क्रोमियम डाला जाता है चमक के लिए, और कार्बन डाला जाता है हार्डनेस के लिए, और भी बहुत सारी चीजें जो है डाली जाती हैं। तो एक एलॉय कहलाएगा, बिकॉज जब ये कभी गर्म हुआ करता होगा तो उस पॉइंट पे आपका क्या होगा, क्रोमियम डाला जाता है। जब ये गर्म होगा उस पॉइंट पे क्या होगा, इसे मिक्स करा होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं, और वो एक एलॉय का रूप ले गया होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। यानी एलॉयज क्या होते हैं, जब मेटल्स को मिक्स करके एक सॉल्यूशन टाइप एक घोल बनाते हैं तो हम उसे एलॉय बोलते हैं। लेकिन अगर इसी के अंदर मैं आयरन को हटाकर मैं मरकरी डाल देता हूं, तो मैं इसे क्या कहूंगा, एलॉय नहीं कहूंगा, इसे मरकरी का नाम दे दूंगा। यानी मरकरी इज अमलगम इज नथिंग बट एन एलॉय ऑफ मरकरी, बस उसे अमलगम बोला जाता है। अब अमलगम जो है, ऐसा तो नहीं है वो हर किसी के साथ बना देगा। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके साथ बनाएगा, कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसके साथ नहीं बनाएगा। सर मैं आप किचन में हूँ, नहीं दोस्त, एक बात बताओ, कैसे सवाल पूछते हो बेटा? मेरी ना पूरी फैक्ट्री है बर्तनों की। अब ये सुनते हुए अच्छा थोड़ी लगेगा तुम्हें, तो ये जो देख रहे हो ना, हो सकता है मेरे यही बना। अब आ जाए यार वापस, चले आगे। अब बड़े ही ध्यान से बात को समझना। आपने वो देखा होगा जो पुराने जमाने के विलन होते हैं, आज से जो है एक विलन रिटर्न्स की शायद शूटिंग शुरू हो गई, ऐसी कोई पिक्चर है पता नहीं, जो कि जॉन इब्राहिम के साथ जो है शूटिंग उसकी शुरू हुई है। पता नहीं एक विलन है, कौन सी है पिक्चर, हो कोई पिक्चर की शूटिंग जो है शुरू हुई है। अब जो पुराने जमाने के विलन होते थे उनका एक टीथ होता था, जिसे टूथ बोलते हो आप। ये जो है आपको याद होगा गोल्ड का हुआ करता था, बजट का हिसाब होता तो सिल्वर का हुआ करता था। और इनफैक्ट ये विलन्स ही नहीं, ये आम आदमी भी इसका इस्तेमाल करता है। अगर आपके दांत पे मान लेते हैं कोई दिक्कत हो गई है, तो वो दांत पे क्या करते हैं, कैप लगा देते हैं। यानी दांत को पूरे तरीके खाली करके उसमें से जो भी दिक्कतें वो हटाकर उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं। कैप से क्या होगा फायदा, कि अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। कैप एक ऐसे मटेरियल की होनी चाहिए जो कि बढ़िया से काम करे, यानी एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि आपकी टिक जाए पूरे तरीके। अब मान लेते हैं गोल्ड की आप बनाएंगे, तो गोल्ड की तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाएगी आपकी, गोल्ड तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, अमलगम मरकरी का इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि मरकरी एक पॉइजनस मेटल होता है, पॉइजनस होता है ये, तो मरकरी तो जीवन ले सकता है आपका। तो लेकिन मरकरी को जब मैं अदर मेटल्स के अंदर मिक्स कर देता हूँ, अदर एलिमेंट्स के अंदर, तो जो ये आपका चीज बनाता है वो हमें नुकसान नहीं करती। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? यानी अमलगम के पास ओरिजिनल मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं होती है। यानी जो अमलगम होता है वो अलग तरीके काम करता है, इसीलिए तो उसे बनाया जाता है। अब अलग अलग तरीके के अमलगम हो सकते हैं। मान लेते हैं वे सादे हॉस्पिटल में जाएंगे तो कहेगा कि देखो मैं एचजी डालूंगा मरकरी, और इसके साथ जो है मैं डाल दूंगा सिल्वर। ठीक है, अब ये आपका कहलाएगा डेंटल अमलगम। आप गए थे उसके पास, ठीक है जी। अब मान लेते हैं आपकी जगह कोई और गया और उसने क्या करा, काला चश्मा पहना हुआ था और अपना 2 तोला करते हुए अंदर पहुंच गया उसी डेंटिस्ट के पास, और डेंटिस्ट समझ जाएगा कि इसका मतलब इसके पास पैसा तो बहुत सारा है। तो कहेगा देखो सिल्वर ना बढ़िया काम नहीं करता, एचडी के साथ डालते हैं गोल्ड। तो इस बार ये क्या करेगा, यहाँ पर एचजी के साथ गोल्ड का अमलगम भी बना सकता है। यानी आप कहेंगे आपका ये हो गया डेंटल अमलगम, थोड़ा सा दूसरा अमलगम। सही बात है। अब एक और होगा, वो बजट वाला होगा अपनी तरह, वो चप्पल में गया होगा, यानी घूमते घामते। इसे कहा जाएगा कि आपके लिए एचडी में डाल देता हूं मैं टिन। ये भी एक टाइप का डेंटल अमलगम हो गया। यानी आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग कि मैं प्राइस लो करता जा रहा हूँ, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करे बिना। प्लैटिनम के साथ नहीं बनाता, ये अभी आपको प्रबल बताता हूँ। अब मान लेते हैं हम बिल्कुल ही अंदर जाते कहते हैं अरे मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई, ऐसा और वैसा, तो उस केस में कहेगा अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब बढ़िया है। तो वो क्या करेगा, वो सोलर सीमेंट का इस्तेमाल करेगा। इससे भी बनता है आपका डेंटल फिलिंग करी जाती है। मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं। 4 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, भले ही मैं हंसते खेलते आपको पढ़ा जाऊं, लेकिन ये पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। जी हाँ, इसका एचजी से कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप में एक अलग कंपाउंड है जो कि आपको मैंने मैग्नीशियम के समय पढ़ाया होगा, मैग्नीशियम के समय आपको सब पढ़ाया होगा, ठीक है। अब बिल्कुल नहीं, मरकरी सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। जनरली जो मोस्टली यूज करे जाते हैं वो ये वाले दोनों होते हैं, और अगर प्रैक्टिकली बात करूँ कुछ सालों के बाद दोनों ही खराब हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि उसकी जो पकड़ है वो कमजोर हो जाती है। बाकी तो बजट के हिसाब से जो समझ आए करा ली, क्या ऐसी दिक्कत की बात है। ठीक, क्लास आपकी चलेगी करीब 12 बजे तक आपकी क्लास चलने वाली है बेटा। मैं उम्मीद करूं यहाँ तक आप बात समझ गए। बट ऐसे क्या अब मरकरी की जैसा दिक्कत ये हो गई कि मरकरी तो मेटल देखते ही अमलगम बना जाता है।
ये तो प्रॉब्लम हो गई कि इसे रखेंगे किसमें। अब मरकरी को मरकरी में तो रख नहीं सकते क्योंकि लिक्विड है, समझ रहे हो ना। पानी को किसमें, चलो पानी लाना जरा, कितना पानी में पानी को रख के ले आओ। क्या डायलॉग हुआ है, शर्म से पानी पानी कर देने वाली बेइज्जती हो जाएगी ऐसा बोलोगे किसी के सामने तो। यानी पानी को एक ऐसी चीज में लाओगे ना जो सॉलिड है, जैसे ग्लास हो गया, बॉटल हो गई, इसका मतलब मरकरी को मरकरी में तो नहीं रख सकते। फिर किस में रख सकते हैं, फिर रख सकते हैं, मान लेते हैं मैं केमिस्ट्री लैब है मेरी, और मैं Hg को स्टोर करने के लिए प्लैटिनम का इस्तेमाल करता हूँ। अब होगा क्या, लैब असिस्टेंट ही चला जाएगा इसे चुरा के, और अगले दिन वो भी 2 तोला करते हुए आएगा, बिकॉज प्लैटिनम बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो ये फीजिबल नहीं हुआ किसी भी तरीके। Hg को अगर प्लैटिनम के कंटेनर में रखता हूँ तो 9 अमलगम। अब एक और रास्ता होता है, वो होता है टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब अगर छोटी छोटी लूंगा तो वो बहुत ही मेहनत वाला काम हो जाएगा, क्या यानी कितनी मैं इकट्ठी करके रखूंगा, सिरदर्दी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर बड़ा कंटेनर ऐसा ले लूंगा तो ये टूट जाएगा, क्योंकि ये नीचे से चढ़क जाएगा ना, बिकॉज इट इज वेरी हैवी। आप उठाओगे कैसे उसे, उठाने में आपको काफी तकलीफ होगी। तो इसका एक सॉल्यूशन प्लैटिनम हो गया। एक और इससे बजट वाला आपका होता है टंगस्टन, इसके अंदर भी 9 अमलगम। एक और होता है आयरन, जिसमें एक्चुअल में रखते हैं, क्योंकि आयरन चीप होता है, इट इज वेरी चीप, 40 रुपए किलो होता है आयरन सिर्फ। यानी Hg को आप एक्चुअल में, मरकरी इज जनरली स्टोर्ड इन आयरन कंटेनर्स, ये है मुद्दे की बात। अमलगम समझ नहीं है, कोई बात नहीं ममता, अभी आपको दोबारा समझा दें। यानी इट कैन बी स्टोर्ड इन प्लैटिनम, इट कैन बी स्टोर्ड इन टंगस्टन, इट कैन बी स्टोर्ड इन आयरन, बट इज जनरली स्टोर्ड इन आयरन बिकॉज इट इज चीप, वो सस्ता होता है, इसी वजह से हम इसे आयरन के अंदर स्टोर करते हैं। ये पेपर का आपका सवाल बनता है कि जो अमलगम होता है उसे किस में स्टोर करा जाता है, सॉरी मरकरी को किस में स्टोर करा जाता है। याद रखेंगे मरकरी इज जनरली स्टोर्ड इन आयरन कंटेनर्स। प्लास्टिक देखिए सब में रख सकते हैं, बट मुझे बस ये बताएं कि 40 रुपए किलो से सस्ता कुछ होगा क्या आपके हिसाब से, चाहे वो टंगस्टन हो चाहे वो प्लास्टिक हो, कुछ भी नहीं होगा। एंड आयरन वेरी स्ट्रॉन्ग, आयरन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब आयरन के ऊपर ही तो देश टिका हुआ, दुनिया टिकी हुई है, तो इसी वजह से इसी के अंदर इसे प्रैक्टिकली रखा जाता है। मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ तक मैंने आपको जितना कुछ भी पढ़ा है, जितना कुछ भी पढ़ा है, मैं एक बार आपको पूरा सेशन रिवाइज करा रहा हूँ। कंडीशन मेरी ये रहेगी कि आप कमेंट सेक्शन थोड़ा सा खाली करेंगे और पूरे तरीके से फोकस करेंगे, ठीक है। चलो, आयरन प्लस मरकरी इज नॉट इक्वल टू अमलगम। मैंने आपको, जब मैं आया था तो मैंने आपको बताया था कि जो जिंक होता है उसकी एक और होती है जिसे हम कैलामाइन बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है आपका ZnCO3। उसके बाद मैंने आपको कॉपर के बारे में बताया, कॉपर के बारे में हमने देखा कि कॉपर पायराइट होता है और कैल्कोपायराइट होता है, जो कि FeS आपका CuFeS2 होता है। इसके बाद मालाकाइट होता है, उसके बाद हमने एलॉयज देखे, ब्रॉन्ज, ब्रास, गन मेटल और जर्मन सिल्वर। ये सब पुराना है तो थोड़ा सा स्पीड में मैं आपको बता रहा हूँ। और अब मैं आपसे मरकरी की बात कर रहा हूँ। अगर नोटिस करते हैं तो एक सिंगल एलिमेंट पे हमने करीब आधा घंटा डिस्कशन करा है। आप देखिए करीब 1 घंटा होने वाला। मरकरी यहाँ से शुरू करा था, देखो कम से कम 26 पेज मैंने इस पे लिखे। मरकरी जो है इसे हाइड्रोजायरम बोलते हैं, Hg इसका सिंबल है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगेन वही वाली बात है, कहीं तो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। मरकरी जो आपका है थर्मामीटर में इस्तेमाल करा जाता है, क्यों करा जाता है, बिकॉज मरकरी जो हमारा होता है ये डेंस मेटल होता है, लिक्विड नेचर का होता है, और ये हीट को कंडक्ट करता है इसी वजह से। और सबसे मेन मुद्दे की बात, ये भारी होता है, इसी वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारा डिस्कशन मैंने आपसे करा, कुछ चटपटे सवाल मैंने आपके लिए बनाए, जिससे मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट जो है पक्के हुए होंगे। उसके बाद हमने कुछ और चीजें समझी यहाँ पे थर्मामीटर के बारे में। फाइनली हमने इसकी कोर के बारे में बात करी। जी हाँ, हाइड्रोजायरम जो है मरकरी है, इसकी और होती है सिनेबार। सिनेबार आप याद रखेंगे, इसे पारा बोलते हैं आपका मरकरी को। HgS इसका फॉर्मूला होता है। सर फॉर्मूला ध्यान रखना है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्विक सिल्वर जो हमारा होता है उसके अंदर आपको सिल्वर देखने को नहीं मिलता है, उसको मरकरी से बना होता है। और इसमें मेड ऑफ मरकरी आएगा। एक डाउट मुझे याद है, उस समय बता नहीं पाते, शायद मैं फ्लो में होऊंगा। मेड बाय मरकरी की जगह मेड ऑफ मरकरी ज्यादा अच्छा है, बाकी तो आपको अंग्रेजी वाले अध्यापक आपके बता पाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज -38.83 डिग्री सेल्सियस। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, ये आपको याद करना है। इतना मुश्किल सवाल मैंने अभी तक नहीं देखा जो नीचे बना है, बट अगेन डिस्कशन करने में क्या जाता है। इसके बाद हमने देखा कि जो कोई भी टेम्परेचर होगा, मेल्टिंग पॉइंट जो आपका है, बेसिकली याद रखेंगे, अगर उससे ऊपर का टेम्परेचर है तो लिक्विड होगा, क्योंकि रूम टेम्परेचर 25 होता है, बॉडी टेम्परेचर 37 होता है, तो और इसी की वजह से मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, ब्रोमीन भी लिक्विड रहता है। इसके बाद हमने देखा और क्या क्या चीजें होती हैं। हमने देखा जो आपका गैलियम सीजियम फ्रांशियम है, ये रूम टेम्परेचर पर आपका सॉलिड होते हैं, बट अगेन जरा सी गर्मी पड़ते ही या हाथ पे से आप रखते हैं, उसी केस में पूरे तरीके पिघल जाता है। 29, 28, 27 रिस्पेक्टिवली इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट होगा। मरकरी का सबसे कम होता है जो कि होता है -38, और ब्रोमीन का होता है 23। फिर हमने देखा मरकरी एलॉय नहीं बनाता, मरकरी बनाता है अमलगम। और मरकरी में कोई भी मेटल आप डालेंगे, अगर वो उसके साथ बॉन्ड बना के सॉलिड हो जाता है तो हम उसे अमलगम बोलते हैं। यानी अमलगम इज नथिंग बट एन एलॉय ऑफ मरकरी।
हमने कुछ चीजें समझी यहाँ पर, हमने देखा किसके साथ क्या बनाता है, फिर हमने देखा किसके साथ ही डेंटल फिलिंग कर सकता है, गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ, टिन के साथ और सोलर सीमेंट के साथ हम डेंटल फिलिंग करते हैं। जनरली जो सबसे एक्सपेंसिव होता है वो गोल्ड और सिल्वर वाले होते हैं, फॉलोड बाय आपका टिन। इसके बाद हमने देखा किसके साथ ये नहीं बना सकता, हमने इसके बारे में समझा, ये प्लैटिनम के साथ नहीं बना सकता, ये टंगस्टन के साथ नहीं बना सकता, ये आयरन के साथ नहीं बना सकता। हमने इतनी बात अच्छे से समझ ली है। एक बार कंफर्मेशन देंगे कि आप यहाँ तक सारी बात जो है समझ पाए। 10 से 12 वाली क्लासेस कुछ ही दिन आपकी होगी, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ सिलेबस आपके पास बहुत सारा है, तो कुछ क्लासेस में 10 से 12 इस पहले हफ्ते में लेने वाला हूँ। एंड उसके बाद जो है मैं आपको शाम को जनरली 6 बजे फ्री कर दिया करूँगा, उसके बाद से स्पेशल दिया करूँगा। थर्मोमीटर में गोल्ड का कुछ रोल होता है क्या? मैं आपको देखिए बताता हूँ। गोल्ड जनरली आपने कुछ जगहों पे देखा होगा, आपने सुना होगा, हो सकता है एग्जैक्टली थर्मोमीटर में नहीं होता। जहां पर भी मुझे हीट कंडक्शन करना होता है बहुत ही बड़े लेवल का हीट कंडक्शन, जिसे मैं एग्जैक्टली डिसिपेशन बोलना चाहूंगा, जैसे कि ईयरफोन्स आते हैं कुछ बड़े महंगे वाले, उसमें आपने नोटिस करा होगा, देखो अगर मेरे पास हो तो ये आपके सामने है एक ईयरफोन का सेट, आपको मतलब ये दिख रहा होगा आपको, इसका जो पोर्ट में लगाते हैं, ये जो पोर्शन होता है आप नोटिस करेंगे, इसमें एक लेफ्ट का होता है, एक राइट का होता है। तो ये वाला पोर्शन किसी किसी बहुत महंगे ईयरफोन के अंदर जो होता है गोल्ड प्लेटेड होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि वो अच्छे से जो सिग्नल्स है बहुत अच्छे से ट्रांसफर करता है। इसी टाइप से आपने सुना होगा जो कोई गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों के जो आपके हीट डिसिपेटर्स होते हैं, जिसे साइलेंसर का हिस्सा आप बोलते हैं, वो भी गोल्ड प्लेटेड होते हैं। जैसे बुगाटी वेरॉन है, चिरॉन है, इन सबके जो गोल्ड प्लेटेड होते हैं, बिकॉज हीट डिसिपेशन जो गोल्ड है वो सबसे बढ़िया करता है। बस यही है, बाकी ऐसे गोल्ड का कोई खास इसमें रोल नहीं होगा। मरकरी कैन बी केप्ट इन प्लैटिनम, टंगस्टन, W इसका सिंबल होता है, आयरन या ऑल आंसर। अब तो ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैंने स्पेसिफिकली लिख दिया, अब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बार मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं, मुझे आप लोगों के आधे कमेंट्स नहीं दिख पा रहे हैं, किसी वजह से चैट जो है बहुत छोटी हो गई है, सिर्फ मुझे एक कमेंट दिख पा रहा है। आप सेशन में प्लीज बने रहें। एक बार कंफर्मेशन देंगे। चलो आगे चलते हैं। यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ गया। बट जनरली हम आयरन के अंदर स्टोर करते हैं, ये फैक्ट आप भूलेंगे नहीं। अगर सवाल में इस जनरली लिख के आ जाता है तो उसमें हम आयरन पे टिक करके आते हैं। आगे चलते हैं। अब जो मरकरी है ना, अगर ये हमारी बॉडी में डायरेक्टली चला जाता है, डायरेक्टली अगर हमारी बॉडी में चला जाता है, हमारी बॉडी के अंदर, तो ये हमें पहुंचाता है नुकसान। हाँ, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है मरकरी अगर हमारी बॉडी में चला जाता है। इसलिए आपने सुना होगा कि कभी थर्मामीटर घर में टूट जाता है तो साफ कहते हैं कि अब इसे फेंक दो और इसे हाथ मत लगाओ, कोशिश करो किसी दूसरी चीज से, कोई कपड़े से, कागज से उसे साइड करके डस्टबिन में डाल दो, इसे बाहर फेंक दो, इसे हाथ मत लगाओ। बिकॉज अगर आप हाथ लगाएंगे तो आप तो समझते हैं बड़े ही स्मार्ट है, आप उसे बॉल को पकड़ के देख रहे हैं, खेलबाजी आप कर रहे हैं जीवन के साथ अपने, लेकिन हो सकता है बाद में आप उसे, आपका हाथ जो है आपके खाने तक जाए, खाना आपके मुंह के अंदर जाएगा तो मरकरी आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है। मरकरी जो है बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। कुछ इलाके ऐसे पाए गए जापान में जहाँ के लोगों को जो है उनकी बॉडी में काफी तकलीफ हो रही थी, और फिर हमने देखा कि वो एक इलाका है, एक क्रीक था वहां पे, क्रीक मतलब दलदली इलाका, जिसे आप बोलते थे मिनी माता क्रीक। मिनी माता क्रीक से जो भी मछली पकड़ी जाती थी, जो भी लोग वो मछली खाते थे, उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। फिर देखा गया कि वहां के लोग, वो जो आपकी वहां की फिश है, उस फिश के अंदर मरकरी जो है वो ज्यादा पाया जा रहा था, उस पानी के अंदर मरकरी हो गया था, और मरकरी जो है वो बॉडी के अंदर जाता जा रहा था, उन लोगों की बॉडी के अंदर जाता जा रहा था। और बॉडी के अंदर जाने के बाद ऑब्वियसली वो फिश एक इंसान खाएगा, इंसान के खाने का मतलब ये हो गया उसके बॉडी के अंदर चला गया, और उसी के चक्कर में क्या होता था, इन्हें एक बीमारी हो गई जिसे मिनी माता के नाम पे मिनी माता डिसीज कहा गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। फिश को भी डेफिनेटली नुकसान होता है, लेकिन ऑब्वियसली वो मर चुकी है ऑलरेडी, तो मतलब उसकी कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है इस केस में। लेड भी जो है नुकसान पहुंचाता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब मिनी माता जो है जापान में आपको देखने को मिलती है। जापान में मिनी माता डिसीज क्या करती है, ये पैरालिसिस कर सकती है, यानी पैरालिटिक इफेक्ट्स होते हैं इसके, याद रखेंगे। ठीक है, यानी अगर मान लेते हैं कि मैं एक ऐसी मछली खाता हूं जिसके अंदर Hg ज्यादा है, तो मुझे जो बीमारी होगी वो कहेगा मिनी माता डिसीज है। ये कहने से नहीं होती, तो मैं अपने आप को बोल रहा हूँ तो मुझे हो नहीं जाएगी, ये मछली खाने से होगी, वो भी जापान की मछली खाने से। ना ही मैं जापान जा रहा हूँ और ना ही मैं वहां जाके मछली खा रहा हूँ। तो वो जो मेरी बॉडी के अंदर Hg चला गया है तो उससे पैरालिटिक इफेक्ट्स हो जाएंगे, यानी मेरी पूरी बॉडी जो है पूरे तरीके डैमेज हो सकती है। कुछ और बीमारियां मैं आपको बता देता हूँ। ऐसी कैडमियम अगर मेरी बॉडी के अंदर चला जाता है, एक्सेस ऑफ कैडमियम हो जाता है, एक्सेस ऑफ कैडमियम हो जाता है, तो इससे एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं इताई इताई या फिर इटाई इटाई डिसीज। और इसी को, ये जापान की भाषा है, अब जापान की भाषा तो अपने को समझ नहीं आती, तो हम इसे बोलते हैं आउच आउच डिसीज।
मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप समझ पा रहे हैं। ये तो शुद्ध हिंदी नहीं होना कहेंगे आप, जो है आप हे राम उई माँ अपने देश में कुछ भी कह सकते हैं। थैंकफुली ऐसा कोई नाम नहीं रखा गया है। दो ही इसके नाम है आपके, इताई इताई और आउच आउच, ये दो डिसीज है। और एक्सेस ऑफ कैडमियम अगर बॉडी में होता है तो इफेक्ट करता है किडनी, यानी किडनीज को पूरे तरीके डैमेज कर देता है। यहाँ पर एक और चीज मैं लिख देता हूँ आपके लिए, एक्सेस ऑफ मर्करी सब क्योरेबल है, जितनी चीजें सब क्योरेबल है। ये करती है मिनी माता डिसीज, जी हाँ, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर दी, या पैरालिसिस, और नर्वस सिस्टम में लिख देता हूँ। अफेक्ट होगा मैं सही कर देता हूँ, यार मैंने कहीं लिख दिया तो अफेक्ट्स, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे। कई बच्चे तो मतलब बताते हैं कि सर कई टीचर तो बड़े ही जो होते हैं, मतलब यहाँ नहीं कह रहे, इन जनरल ऑफलाइन ऑनलाइन स्कूल कॉलेज सब जगह, कि वो कुछ सुनना नहीं चाहते। मतलब अगर हमने सर कह दिया तो फिर तो देखो, फिर तो बस हमारे पीछे ही पड़ जाते। हो सकता है हम भी ऐसे हो जाए आज से 200-400 साल के बाद, अभी तक तो खैर ऐसे नहीं हुआ। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। अब एक और बात आपको बताता हूँ, बढ़िया मजा आ जाएगा। अब होता क्या था, एक जगह थी साउथ अफ्रीका में, जो पुराने हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या बताने वाला। और ये जो आपका उस जगह थी, वहां पर एक ट्राइब रहा करती थी, वो रहते थे बंटू ट्राइब। अरे बड़ी बढ़िया जिंदगी थी इनकी, बंटू ट्राइब वालों। अब ये जो बंटू ट्राइब है, अब ये सोचो कितनी हैरानी की बात है, कई बच्चे ऐसे जिन्होंने कहानी पहली एक बार सुन रखी है, दूसरी बार ये सुन रहे हैं ना। और मतलब कमाल की बात देखो, इन्हें इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, अरे लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ। मैं सोचो मैं हर बार इस कहानी को मतलब ऐसे सुनाता हूँ जैसे मैं पहली बार सुना रहा हूँ, मतलब एज इफ मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो बंटू ट्राइब जो है आपका, ये साउथ अफ्रीका में एक ट्राइब है, याद रखेंगे। और ये क्या करते थे, वो कुछ बियर वगैरह बनाते थे। अब ये बियर तो बनाते थे, लेकिन उन्होंने बीटेक नहीं कर रखी थी, इन्हें इतना पता नहीं था। तो ये क्या करते थे, उसे कंटेनर में स्टोर करना होता है। बेसिकली जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जो अनाज होता है उसे एक कंटेनर के अंदर स्टोर करना होता है, जहां पर हवा नहीं जा सकती, हवा नहीं जा सकती, ठीक है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, कितनी बढ़िया बात कही है। हंस दो भाई सब लोग, वरना फिर और मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे को। यानी वहां पर हवा नहीं जाएगी। बेसिकली आप ऐसा समझे कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ता है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन अगर मैं वहां पर करता हूं तो उससे होता है, वहां पर क्या होता है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, क्या इस बात को आप समझ पाए? यानी देखो कहानी कुछ ऐसी है, मान लेते हैं मुझे इस कंटेनर में कुछ बनाना है। अब होगा क्या, अगर ये खुला हुआ है तो क्या इसके अंदर ऑक्सीजन जाती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी। तो इस तरीके क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की कभी कुछ खास कमी नहीं होगी, थोड़े समय के बाद हो सकता है डाउन हो जाए, बट स्टिल ऑक्सीजन जो है रहेगी। लेकिन अगर मैं इसे पूरे तरीके बंद कर देता हूँ, अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ तो क्या ऑक्सीजन पूरे तरीके अब रुक गई है, अब नहीं जा पाएगी ऑक्सीजन। मैं उम्मीद करूँ आप समझ पा रहे हैं। अब जब ये ऑक्सीजन आपकी इसके अंदर नहीं जा पाएगी तो इसका मतलब ये हो गया कि धीरे धीरे इसकी जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम हो जाएगी, किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। और ये क्या करेगा, इसके अंदर एन एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और जब एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, याद रखेंगे, तो उससे बनता है एल्कोहल, एथाइल एल्कोहल। थोड़ा सा लैग आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी मैं देख लूंगा, चिंता मत करो, कोई बात नहीं, आप आराम से देख लेना, लैग आ रहा है। एक बार अपना आप सभी लोग कनेक्शन चेक कर लें। चलो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब ठीक हो गया। मैं आपको फिर बताता हूँ। देखिए बंटू ट्राइब थी जो कि वहां पर क्या करती थी, एल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाती थी, एल्कोहलिक बेवरेजेस बनाती थी। और बनाने का जो प्रोसीजर होता था वो होता था, एक कंटेनर के अंदर वो क्या करते थे, अनाज को डाल देते थे और उसे पूरे तरीके ढककर 2 हफ्ते के लिए छोड़ देते थे। यानी आपने शायद कभी ऐसा देखा हो, इस टाइप के कंटेनर्स में ये क्या करते थे, इसे बंद करके रख देते थे। ऐसे कंटेनर्स के अंदर इसे बंद करके रख दिया जाता था, पूरे तरीके से सील करके रख दिया जाता था, बैरल्स के अंदर पूरे तरीके बंद करके रख दिया। अब प्रॉब्लम क्या होती थी, इन्हें इतना पता नहीं था कि कैसे जो है जीवन चलता है। अनाज के अंदर बहुत सारी चीजें डालकर, ईस्ट वगैरह डालकर, पानी डालकर इसे छोड़ दिया जाता था, ढककर बंद करके। और अगर उसके अंदर आप कहेंगे एयर नहीं जाएगी तो इसके अंदर एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और उससे बन जाएगा इसके अंदर इथाइल एल्कोहल। और इथाइल एल्कोहल बनने का मतलब ये है कि यही जो है आगे जाके आपको एक एल्कोहलिक फीलिंग देता है। अब इन्हें इतना पता नहीं था, ये जो कंटेनर होते थे आयरन के कंटेनर होते थे। अनाज का मतलब आप यहाँ ग्रेन समझे, ग्रेन्स, रत्न ग्रेन्स जैसे होती है ना कि वीट एटसेट्रा ग्रेन्स।
ये उसे रख देते थे। ये जो आपका आयरन हो गया, ये आयरन क्या करता था, जब वो जब उन एल्कोहलिक बेवरेजेस को कंज्यूम करते थे, तो एल्कोहलिक बेवरेज मान लेते हैं कि वो अपना आराम से जो है कंज्यूम करते हैं, तो उस केस में होगा क्या कि वो अपना एल्कोहलिक बेवरेज कंज्यूम कर रहा है, उनकी बॉडी में पेन होता था, उनका लीवर पूरे तरीके खराब हो गया। अब घर वालों ने तो पीटा कि ये जो हो रहा है ये इस ड्रिंक के चक्कर में खराब हो रहा है, दिस इज ड्यू टू दिस एल्कोहलिक बेवरेज। अब उन्हें कौन समझाए कि ये जो था, ये जो आयरन था, आयरन भी उस कंटेनर के अंदर आ चुका था, और यानी वो जो ड्रिंक पीते थे उसके अंदर बहुत ज्यादा आयरन हुआ करता था। क्या इस बात को आप समझ पाए? एल्कोहल जो होता है सेरिबेलम पे इम्पैक्ट करता है, सेरिबेलम पे इम्पैक्ट करता है। और इससे हमने ये देखा कि बॉडी के अंदर क्या हुआ, एक सिडरोसिस नाम की बीमारी हो गई, बिकॉज सिडराइट जो है वो किससे जुड़ा है आपका, सिडराइट इज एन ओर ऑफ आयरन, सिडराइट इज एन ओर ऑफ आयरन। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आप बात समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, यानी उस ड्रिंक में कुछ हार्मफुल केमिकल्स थे जो कि क्या थे, आयरन पार्टिकल्स थे, क्योंकि जो आपका जी हाँ, जो सिडराइट होता है वो एक आयरन से संबंधित चीज है, तो इस बीमारी का नाम हो आप कहेंगे सिडरोसिस। एक और बीमारी है, एसएससी सीजीएल 2018 में इसे तहलका मचाया था, इसका नाम है विल्सन डिसीज। जनरली क्या होता है, हमारी विल्सन डिसीज होता है एक्सेस ऑफ कॉपर। इसी टाइप से ये था एक्सेस ऑफ आयरन, यानी कॉपर हमारी बॉडी में अगर ज्यादा चला जाएगा तो एक बीमारी हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं विल्सन डिसीज। ये क्या करती है, ये लीवर को इम्पैक्ट पहुंचाती है, लीवर प्लस फुल बॉडी डैमेज, लंबे समय में फुल बॉडी को डैमेज कर देगी। अब आपने सुना होगा कि जो कॉपर होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, कॉपर इज एंटी बैक्टीरियल मेटल। ये पेपर का सवाल है आपका, एकमात्र ऐसा मेटल जो कि एंटी बैक्टीरियल माना जाता है। और मैं कई बार आपको क्लास में ही बता चुका हूँ कि यही वो वजह है, हम क्या करते थे नदियों के अंदर, पानी के अंदर सिक्के डाला करते थे। अगर आप आज भी लोटस टेम्पल घूमने जाएंगे तो वहाँ पानी के अंदर आपको बहुत सारे सिक्के पड़े हुए दिखेंगे। और मतलब आजकल तो साइकोलॉजी है, जब आपको उसमें ऑलरेडी 2000 सिक्के देखने को मिलेंगे तो आदमी कहता है कुछ होता ही होगा, डाल देते हैं चल, वो ऐसे सिक्के जो इकट्ठे होते रहते हैं। ये सच में एक मतलब लॉजिक होता है, मतलब साइकोलॉजिकल चीज है ये। एक्सेस ऑफ कॉपर जो आपका है ये बेसिकली विल्सन डिसीज करता है। भले ही कॉपर एक एंटी बैक्टीरियल चीज है, लेकिन ये अगर बॉडी में ज्यादा चला जाए तो भी आपका नुकसान होता है। अब आपने सुना होगा तांबे के जग में पानी पीते हैं और तांबे की ग्लास में पानी पीते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि आप तांबा ही सीधा अपनी बॉडी के अंदर ले जाएंगे, वो बस बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ऐसा नहीं बैक्टीरिया के साथ हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब होता क्या था कि एक इलाका था जहां पर लोग पानी पीते पीते पीले हो गए, पीले पड़ गए। अब उनके जो हाथ हैं वो पीले हो गए। मतलब सर उनकी शादी हो गई? नहीं दोस्त, हाथ पीले तो हुए लेकिन हाथ के साथ साथ पूरा शरीर पीला हो गया, यानी उनकी बॉडी पीली पड़ने लग गई। अब लोगों को लगा रहा तो पीलिया हो गया, पीलिया हो गया, वो देसी नुस्खे अपने करने शुरू इंडिया वाले। अब उन्हें पीलिया हुआ ही नहीं था, वो अपना कर रहे हैं, जा रहे हैं, दवाई वगैरह उसकी करा रहे हैं, उसे बेचारे को बिल्कुल ही अलग दिक्कत है, उसे चेक ही नहीं कराया। ठीक है, पीलिया मतलब जॉन्डिस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बट हमें सबसे पहले हाथ पीले होने से लगता है कि भाई जॉन्डिस हो गया उसे, राइट, जॉन्डिस हो गया उसे, पीलिया हो गया और अब उसका इलाज कराया जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब भी पीलिया होता है तो उसमें बिलरुबिन टेस्ट एक होता है, बिलरुबिन टेस्ट सबसे पहला टेस्ट यही कराया जाता है, सबसे पहला टेस्ट। अगर बिलरुबिन जो है आपकी बॉडी में ज्यादा बनता है तो उसका मतलब आपको जॉन्डिस है, बिलरुबिन लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। और ये क्या करता है, बेसिकली हमारी बॉडी का जो आरबीसी है वो टूटने लगता है। और वो टूटने का मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी होगी उसके अंदर से बेसिकली जो आरबीसी है उसका आउटफ्लो बहुत ज्यादा होगा और हमें पता लग जाएगा कि हाँ भैया गड़बड़ हो रही है। अब वहां के लोगों ने टेस्ट कराया इसके बारे में और बिल्कुल भी उसके अंदर जो है बिलरुबिन लेवल बड़ा नहीं मिला, दिमाग खराब हो गया। तो एक इंसान था जिसका नाम विल्सन था, विल्सन नाम का साइंटिस्ट था जिसने बताया कि ये जो हो रहा है ये किसी भी चीज की कमी की वजह से नहीं हो रहा है, एक्सेस की वजह से हो रहा है और आप लोगों की बॉडी के अंदर एक्सेस आ गया है कॉपर। और इसी के नाम को सम्मान देते हुए इस बीमारी का नाम रखा गया विल्सन डिसीज, क्योंकि विल्सन नाम के वैज्ञानिक ने ही इसकी खोज करी थी। क्या मैं उम्मीद करूं यहाँ तक आप बात को समझ पाए? आगे चलते हैं। इसी टाइप से एक और दिक्कत होती है जिसे हम बोलते हैं आप ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लूबेरी सुना होगा आपने, ब्लूबेरी सिंड्रोम या ब्लू बेबी सिंड्रोम आपने सुना होगा। ये जो होता है एक्सेस ऑफ नाइट्रेट के चक्कर में होता है, नाइट्रेट का एक्सेस हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है। ठीक है, ये जो सिंड्रोम आपका होता है
इस ये जो आपका है बेसिकली एक्सेस ऑफ नाइट्रेट के चक्कर में होता है। यानी अगर हम अपनी बॉडी के अंदर नाइट्रेट बहुत ज्यादा ले जाते हैं तो हम कहेंगे कि हमें हो गया है ब्लू बेबी सिंड्रोम, याद रखेंगे। और इसी को हम बोलते हैं मिथेमोग्लोबिनेमिया। जो कल तक की सिर्फ कोर्स की एक लाइन थी, आज वो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में सामने आई है। इस साल ये सवाल आपसे पूछा गया है, मिथेमोग्लोबिनेमिया जो है दिया गया था और आपको उससे एसोसिएटेड जो बीमारी थी या एलिमेंट था वो चूज करना था। याद रखेंगे मिथेमो यानी मीथेन, ओ यहाँ पर ध्यान से देखें ये आपका हीमो से जुड़ा है और ये आपका जुड़ा है अनीमिया से। यानी इसमें जो बॉडी होती है ब्लूइश कलर्ड बॉडी हो जाती है। अब नाइट्रेट क्या होता है? नाइट्रेट होता है NO3 माइनस, यानी NaNO3 KNO3 आपने जितनी जगह भी सुना होगा उसमें जो पीछे वाला हिस्सा NO3 होता है उसे नाइट्रेट बोलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। छोटा सा टेस्ट करा जाता है, पानी के अंदर नाइट्रेट है या नहीं है, उस टेस्ट को बोलते हैं ब्राउन रंग ब्राउन रिंग टेस्ट उसे बोला जाता है। यानी ब्राउन रिंग टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि पता करा जाता है कि उसके अंदर नाइट्रेट पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। मैं आपने लैब में करा होगा भाई, अपनी तो कभी वो रिंग बनी नहीं थी, वो कुछ ऐसी रिंग होती थी, शायद आपने कभी करा हो इस टाइप से, ऐसी कुछ रिंग सी बन जाती थी और आके अपनी कभी नहीं बनी थी बहुत बढ़िया। आप में से एक ऐसा बच्चा था जिससे मैंने जो है टेस्ट ट्यूब बदल ली थी एंड में, और इतनी बात तो अपनी चलानी ही पड़ती है क्लास में। और फिर उसका क्या, वो मैंने उससे पूछा भी नहीं। देखो या तो ऐसे या वैसे, नंबर तो अपने को चाहिए ही होते हैं, साफ बात है। नहीं बनी तो नहीं बनी, क्या कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लूबेरी सिंड्रोम, नाइट्रेट एक्सेस, NO3 माइनस, ब्राउन रिंग टेस्ट, ब्लूइश कलर्ड बॉडी, मिथेमोग्लोबिनेमिया, यहाँ तक ऑल गुड होना चाहिए जी। पक्की बात। ऐसे ही क्या होता है, कभी कभार पानी में एक और चीज आपको मिल जाती है, वो होता है आर्सेनिक, एक्सेस ऑफ आर्सेनिक। इसकी हम थोड़ी सी बात करते हैं। एक्सेस ऑफ आर्सेनिक की हम थोड़ी सी यहाँ पर बात करें। हमारी बॉडी के अंदर अगर आर्सेनिक ज्यादा चला जाता है तो उससे होती है ब्लैक फुट डिसीज। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ये एक स्किन डिसीज होती है, याद रखिए। जिन इलाकों में पानी के अंदर आर्सेनिक ज्यादा पाया जाता है उन इलाकों में लोगों को होने वाली बीमारी को हम ब्लैक फुट डिसीज बोलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। देखिए कभी कभार क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर जब भी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम किसी भी माइक्रोब की बात ना करते हुए, डेफिशिएंसी की बात ना करते हुए, एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू पे चीजों को देख रहे हैं। हाय इतनी बीमारियां हैं, बस क्या लिखे अब, क्या कहे अब, कुछ नहीं, नॉट इवन दिस ब्रो, नॉट इवन दिस। एक्सेस ऑफ आर्सेनिक की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इसके एक्सेस से होती है ब्लैक फुट डिसीज, याद रखेंगे। अब होता क्या है, मैं आपको इसकी पहचान बता दूं। काफी सारे इलाके ऐसे होते हैं जिसमें मान लेते हैं आप क्या करेंगे, पानी को एक बाल्टी के अंदर रखेंगे और सुबह तक पानी के ऊपर एक लेयर आ जाती है। कभी आपने नोटिस करा, एक लेयर आ जाती है, हल्की सी येलोइश लेयर होती है। जो हाँ लिख रहा है भैया अपने इलाके का टेस्ट करा लो, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। जो यस लिख रहा है प्लीज टेस्ट करा लेना, बिकॉज ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होता है, नॉर्मल इलाकों में नहीं होता है, ठीक है। तो ऑन अ सीरियस नोट, इफ इट इज देयर, मेक श्योर आप पानी के अपने टेस्टिंग कराएं। एंड अगर उसमें आर्सेनिक है तो लंबे समय में बॉडी को काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। एक्सेस ऑफ आर्सेनिक अगर किसी की बॉडी में होता है तो उसके केस में जो बलूचिस्तान वाला इलाका है या फिर आपका पाकिस्तान में काफी सारे इलाके ऐसे हैं, इनफैक्ट झारखंड बिहार वाला जो इलाका है, इन इलाकों में आपको जो है देखने को मिलता है ऐसा पानी। और लंबे समय में अगर आप इसे ट्रीट नहीं करते, ये कैंसर का रूप ले लेता है और हल्का हल्का आप कहेंगे कुछ गांठें जैसी बन जाती। गांठें आप, मैं उम्मीद करता हूँ समझते होंगे, यानी कुछ हल्की सी आपको ऊपर से फील होगी कि हल्की बॉल्स वगैरह जैसा है, हल्का सा आपको मांस वहां पे इकट्ठा होके जो है देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। ये आपका मैंने पूरा डिस्कशन करा एक एलिमेंट का। और जनरली गांव में जो पानी है काफी साफ होता है एज कम्पेयर टू सिटीज। जैसे मैं अगर आपको बताता हूँ दिल्ली में या यहाँ मैं रहता हूँ इस समय, यहाँ तो मतलब ये है कि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इतना साफ नहीं है। बट ये है कि चलो कोई बात नहीं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक बात समझ पा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक मैं आपको सारी बात समझा चुका हूँ। अब एक नया टॉपिक मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है गोल्ड। आपको पता होगा शायद अमिताभ बच्चन जो है वो मतलब उनका कुछ आंखों का ऑपरेशन हुआ है और वो लिख रहे हैं कि मतलब कि वो ना ही देख पा रहे हैं ना ही पढ़ पा रहे हैं। अब मतलब मैं उन्हें सच में बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन आज मुझे पहली बार हैरानी हुई कि वो ट्वीट कहाँ से आया है। हो सकता है किसी और ने लिखा हो, बिकॉज मतलब क्यों ट्वीट कर रहे हो यार ऐसे, मतलब क्यों ही कर रहे हो ट्वीट। चलो खैर कोई बात नहीं, जो भी है। तो ये जो गोल्ड, मैं अमिताभ बच्चन जी को क्यों याद कर रहा है, बिकॉज एक मूवी थी जिसमें उन्होंने औरों का रोल करा था। कोई बता सकता है? अब एक होता है औरों, एक होता है औरम।
बस इतनी सी बात के लिए मैंने अमिताभ बच्चन जी जो है उनके बारे में हल्की सी मैंने आपत्तिजनक बात करी। हो सकता है मुझे छोटा मोटा पाप चढ़े, बट इतना पुण्य मैंने कमा के रखा हुआ है। गोल्ड जो है आपका, इसे औरम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और याद रखेंगे दो ओर्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली है आपकी कैल्वराइट, दूसरी है सिल्वराइट। रट के जाना, पहले ही बता रहा हूं। ये जो कैल्वराइट होती है इसमें आपको देखने को मिलता है AuTe2। हाँ ठीक है ठीक है, आप बिल्कुल चिंता ना करें कृष्णा, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस बारे में, पूरी कोशिश करूंगा। फिर भी कोई शब्द मिलता है, आप एक काम करा करें, गूगल खोल के बैठा करें, साथ साथ एक बार टाइप करेंगे, आपको जरूर मिलेगा। फिर भी मैं अपने पार्ट पे पूरी कोशिश करूंगा कि अधिकतर शब्दों को मैं हिंदी में भी आपको जरूर समझाऊं। कैल्वराइट जो होता है इसे हम बोलते हैं AuTe2। टीई क्या होता है? टेल्लुरियम नाम का आपका एलिमेंट होता है। सिल्वराइट जो होता है इसमें Au तो होता है, Ag भी होता है और Te भी होता है। ये आपकी ओर्स है, दीज आर ओर्स ऑफ गोल्ड, यानी इनसे हमें सोना मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करते हैं एक ऐसी बात बढ़िया हमें पता लगी, सिल्वराइट एक ऐसी ओर है जिसमें सिल्वर भी है और गोल्ड भी है। ये एक चटपटी बात है, यानी पेपर ऐसे सवाल बना सकता है, नेम विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स बोथ गोल्ड एंड सिल्वर, तो उसका एक ही सटीक आंसर है, वो आपका सिल्वराइट है, साफ सी बात है। अब सवाल ये है कि गोल्ड इतना महंगा क्यों, मतलब व्हाई इज गोल्ड सो एक्सपेंसिव। औरम क्या है? औरम इसका नाम है जिससे इसका सिंबल AU बना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस पेज को आप अच्छे समझ गए, बिल्कुल चिंता ना करें। अब सवाल ये है गोल्ड इतना महंगा क्यों है, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था, क्या इसका रीजन साइकोलॉजी भी है? आंसर इज यस, बहुत बड़े लेवल, बहुत ही बड़े लेवल पे, कम से कम इंडिया में तो। क्योंकि अगर आपके पास जितना भी सोना इकट्ठा आपने कर रखा है, अगर आप उसे मान लेते हैं, निकाल देते हैं और उसे मार्केट के अंदर लगा देते हैं, तो उससे मार्केट के अंदर गोल्ड जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा एंड उससे जो है रेट्स आपके डाउन आ जाएंगे। बट मतलब ऑब्वियसली कोई क्यों ही ऐसा करना चाहेगा कि मतलब मान लेते हैं मेरे पास सोना है 50,000 रुपए का, मुझे पता है कि अगर मैं बाकी देश बंधुओं के साथ मिलकर इसे मार्केट में निकाल देता हूँ तो 5,000 का रह जाएगा। वाह भाई वाह, कितनी समझदारी वाली बात करी मैंने, क्या ही जरूरत है इस काम को मुझे करने की। यानी लॉजिक इसका ये है कि एक्चुअल गोल्ड जो आपका है वो इंडिया में, एटलीस्ट इंडिया में जो है वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है। यानी वॉलेट के अंदर वो एक छोटी सी जो जेब होती है यहाँ पर, इधर वाली, यहाँ पर जो आप 50 का 100 का नोट अलग से रखते हो ना, ये वो गोल्ड है। यानी कभी इमरजेंसी पड़ेगी तो आप इसे इनकैश करा सकते हो कभी भी। यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर आपने और मम्मी पापा की फोटो रख रखी हो, मम्मी की फोटो रख रखी हो, पापा की रख रखी हो, तो दूसरी साइड की बात करूँ, वो अगेन आपका सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यानी ये इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल करा जाता है कि आप कहीं पर भी गए हैं, मान लेते एग्जाम्पल के तौर पर कि मैं घूमने गया हूँ कहीं पर और मेरा वॉलेट जो है चोरी हो गया। अब वॉलेट के अंदर सब कुछ होता है भाई, वॉलेट के अंदर ATM होगा, वॉलेट के अंदर सब कुछ होगा। आजकल तो चलो पेटीएम वगैरह आ गया है, बट अगर सच में आज से 10 साल पहले आप सोचोगे तो कुछ भी नहीं होता था। तो लोग के पास मान लेते किसी के पास रिंग है, किसी के पास ईयरिंग है, कुछ भी है, गोल्ड का सामान, कड़ा है, चेन है, तो इंसान उसे सेल करके, उसे बेचकर, उसे सेल करके एटलीस्ट उस सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं बात समझ पा रहे हैं। गोल्ड क्यों देते हैं शादी में भर भर के? वो तो नहीं देना चाहिए, वो तो नहीं देना चाहिए, बिकॉज वो एक टाइप का दहेज है दोस्त, वो और कुछ नहीं है। वो मतलब बस उसी पुराने पैकेट के ऊपर गिफ्ट की चेपी चिपका दी गई और कुछ नहीं है। वरना जितना इधर से इधर जाता है उतना इधर से इधर जाना चाहिए। खैर इस बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, बिकॉज मतलब अभी जो है हमारा टॉपिक केमिस्ट्री का यहाँ पे चल रहा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। गोल्ड इस वजह से भी एक्सपेंसिव है बिकॉज गोल्ड को बनाना बड़ा मुश्किल है। गोल्ड बनता भी है सर, अरे बनाने का मतलब ये है कि इसे प्रकट करना, अरे प्रकट भी होता है सर, अरे प्रकट करने का मतलब है इसे ओर से एक्सट्रैक्ट करना। यानी ओर के अंदर तो गोल्ड है लेकिन इसे उसके अंदर से निकालना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। यानी अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ मेरे पास 3 टन कैल्वराइट है, 3 टन बहुत सारा होता है, तो इसमें से 300 ग्राम गोल्ड मिलता है मात्र, सिर्फ। और ये 3 टन कैलोराइड ऐसा नहीं आ रहे जा रहे हैं बस कहीं गड्ढा खोदा उसके नीचे मिल गया। 3 टन कैलोराइड बहुत सारे इलाकों में फैला होगा, यानी स्कार्स होता है। यानी आप कहेंगे स्कार्स का मतलब है कि अगर पृथ्वी में ऐसी बनाता हूं तो पृथ्वी पे ऐसा नहीं यहीं पर आपको सारा गोल्ड मिल गया, इस टाइप से आपको गोल्ड नहीं मिलेगा, ऐसे गोल्ड नहीं मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको इस टाइप से। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू? यानी ये बटा हुआ है सब जगह पूरे तरीके। KGF में भी एक सीन है, चलिए बढ़िया है, मैंने देखी नहीं है KGF, मौका नहीं लगा मुझे। क्लास आपकी बेटा 12 बजे तक चलेगी, मैं समझ सकता हूँ आदित्य थोड़ा हैवी पड़ रहा है आपको, आप कोशिश करें, वरना बाकी पोर्शन आप कल देख लेना, बट क्लास बेटा मैं पूरी लंबी ही लगाऊंगा, 12 बजे तक आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, यूट्यूब पे चले जाते हैं, देखते हैं गोल्ड कैसे बनता है, वो एक होगा, वो जाएगा पत्थर को पिघाल रहा है, गर्म कर रहा है, फालतू चीजें मत देखा कर रहा है, क्या देखते हो, चेन कैसे बनती है गोल्ड, क्या फर्क पड़ता है, खरीदने पे ध्यान दो, बनाने पर नहीं, खरीदने पे ध्यान दो।
यहाँ मैंने आपको गोल्ड के बारे में कुछ समझाया है, वो आपका क्या है, वो आपके मैंने आपको समझाया, इसकी 2 ओर्स बताई हैं और इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको मैंने समझाया। इसी टाइप से अगर मैं आपसे सिल्वर की बात करता हूँ, सिल्वर को हम बोलते हैं आर्जेंटम। भाई बहुत बहुत शुक्रिया जेसी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू सो मच फॉर दिस कमेंट, बहुत बहुत शुक्रिया। सिल्वर जो होता है आपका, इसे आर्जेंटम आर्जेंटम बोलते हैं और इसे हम एजी के नाम से जानते हैं, इसे हम एजी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंडिया पे बहुत सारा गोल्ड था। आर्जेंटम जो है याद रखेंगे, इसी की वजह से इसका नाम एजी है। अब इसकी जो ओर्स होती है वो कौन कौन सी होती है? क्या इसकी ओर होगी जर्मन सिल्वर? कंफर्मेशन देंगे, मैं सब एक साथ लिखूंगा जिससे आपको याद रहेगा। आंसर इज नो। क्या इसकी ओर होगी हॉर्न सिल्वर? आंसर इज यस, बिकॉज ये होता है AgCl। क्या इसकी ओर हो सकती है आपकी रूबी सिल्वर? आंसर इज यस, ये होता है Ag3SbS3। Ag3SbS3 नहीं, उससे एसोसिएटेड नहीं है डायरेक्टली। इसके अलावा एक और हो सकती है जिसे आप बोल सकते हैं सिल्वराइट, बिकॉज सिल्वराइट भी आपको पता ही है, इसमें आपको देखने को मिलता है Ag, AU और Te। ये आपकी कुछ ओर्स मैंने आपको बताई, ये 3 आपको याद रखनी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप सारी बात को समझ पा रहे हैं। अब कुछ चीजें मैं आपके साथ और डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम कहानी को आगे लेके चलेंगे। तो पृथ्वी के अंदर मिलता है अनामिका, मे भी आपने कहीं लावा पढ़ा हो तो वो भी गलत नहीं है, बट एग्जैक्टली मतलब लावा में भी होता है, मतलब वो भी गलत नहीं है, बट सिर्फ वहां नहीं मिलता। अब कुछ कंपाउंड्स की मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर। यानी सिल्वर से हम क्या क्या बनाते हैं? सबसे पहले आप बनाते हैं AgCl से, जिसे हम सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। फोटोक्रोमिक ग्लास, फोटोक्रोमिक ग्लास, बिल्कुल। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आपने नोटिस करा होगा कुछ इमारतें ऐसी होती है, अगर आप दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा साइड रहते हैं, आपको भी मान लेते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग आपने देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा दिन में तो वो एकदम चमचमाती है बाहर से, और रात को उसके अंदर जो लाइट होती है वो आपको जलती हुई दिखती है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, वादा नहीं है, कोशिश करूंगा। यानी आपने नोटिस करा होगा कि दिन में तो इतनी धूप पड़ती है तब भी रोशनी अंदर नहीं जा पाती, रात को जो है छोटी सी ट्यूबलाइट भी आपकी बाहर की तरफ आती है। मेरे घर के बाहर लगे हुए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यानी ये इन जनरल अधिकतर शीशों में प्रॉपर्टी होती है, बट जो फोटोक्रोमिक ग्लास होते हैं ये खास होते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं कि मान लेते हैं जहां पर आप ऐसे समझे कि आपको इस तरीके बना के दिखा दो, दिन हो रहा है मान लेते हैं और सामने की तरफ एक मकान है, इस तरीके, चलो बना देता हूं मैं आपके लिए। मान लेते हैं कि मकान मैंने बना दिया, सबके चकोर ही हैं यार, सब क्या घरों में फर्क है। मान लेते हैं एक मैंने बना दिया, जी हाँ बिल्कुल अनु ऐसे ही है। अब मान लेते हैं कि दिन हो रहा है, दिन में क्या होगा, बाहर की तरफ मोर लाइट होगी, अंदर की तरफ लेस लाइट होगी, है ना भाई, अंदर की तरफ लेस लाइट होगी। तो मोर लाइट से लेस लाइट की तरफ नहीं जा पाएगा, टकरा के वापसी आ जाएगा, बट लेस लाइट से मोर लाइट की तरफ आप देख पाएंगे। यानी अगर आप बात करते हैं, अगर आप अंधेरे की तरफ है, अंधेरे से रोशनी में दिखेगा, रोशनी से अंधेरे में नहीं दिखेगा। ये बात आप समझ पाए? यानी अगर आप अंदर की तरफ है दिन में तो आपको बाहर का दिखेगा, ऐसा होता तो है, आप नोटिस करो। मान लेते हैं आप कभी एक बार गली में देखते हो कौन सी आंटी घूम रही है, कौन से अंकल घूम रहे हैं, एक होता है ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घूम रहे हैं गली में, कौन आया है कौन गया है, इस टाइप से आप झांक के देखते हो, है ना। ये जो चीजें होती हैं ये आप दिन में करते हो, लेकिन रात को फिर वो लोग आपको बाहर से देखते हैं कि अच्छा आप टहल रहे हो, आप स्किपिंग द रोप कर रहे हो मान लेते हैं, तो बाहर की तरफ से अंदर की तरफ इजिली आपका जो है कमरा दिख जाता है। ऐसा बहुत बार आपने नोटिस करा होगा, है ना। यानी ये आप एक और इसका क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ, चश्मे में भी लग के आता है फोटोक्रोमिक ग्लास, जो कहता है कि अगर आप धूप में जाएंगे तो चीजें बदल जाएंगी। यानी आप धूप में जब जाएंगे तो आपको अंदर से बाहर का दिख पाएगा। उसके लिए क्या होता है, चश्मे का कलर है वो अपने आप डार्क हो जाता है, हल्का ग्रेइश कलर का चश्मा हो जाता है, और वो जो आपका है बेसिकली वो भी एक तरीके से इसी का प्रॉपर्टी हो गया। डार्क इसलिए हो जाता है जिससे अंदर की तरफ अंधेरा बन जाए, जिससे आप रोशनी की तरफ जो है देख पाए। और सेकेंडली होता है आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ता। अगेन मैं लेंस कार्ड का चश्मा आपको नहीं बेच रहा हूँ, तो मतलब उस बारे में ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, मुद्दे की बात बस समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी आप जाके उनसे पूछ सकते हो सब कुछ। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। कुछ स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं वो ऐसा चश्मा पहनते हैं, मतलब वो बिल्कुल काला चश्मा पहनेंगे और वो धूप में घूम रहे हैं, अलग ही लगते हैं एकदम टैनी जैसे। AgCl जो आपका है इसे सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, और फोटोक्रोमिक ग्लास जो है इसमें इसका इस्तेमाल करा जाता है। दूसरे नंबर पे जो है आपका, डैनी नहीं समझे हैं कुछ लोग, अरे यार बताओ, एक तो पुरानी पिक्चरें नहीं देखते,
ये आपका है सिल्वर ब्रोमाइड। समझ गया, चलिए बढ़िया। जो नहीं समझे कोई बात नहीं, जाने दो। ये इस्तेमाल करा जाता है फोटो मेकिंग में। फोटो मेकिंग में अगेन वही वाली सिचुएशन आपको याद होगा, जब वो जो दया है वो फोटो बनवाने जाता था आहट में, तो जो फोटो बना रहा होता तो बिल्कुल अंधेरे में बैठा होता, लाल बत्ती जला के। वो जो उसके सामने लिक्विड होता था, वो जहां तक मुझे लगता है, वो जो हाइपो वाली हम बात अगर करते हैं, उसके साथ साथ AGBR का इस्तेमाल भी करा जाता है। अगेन ये तो दया ने मुझे नहीं बताया, क्योंकि दया ने एक बार मैंने उससे पूछा था तो उसने दरवाजा तोड़ दिया था, तो मैं पूरी बात तो उससे नहीं पूछ पाऊँ। लेकिन ये जो आपका AGBR है, हाइपो है, इन सब चीजों का इस्तेमाल जो फोटो मेकिंग के अंदर ही करा जाता है। तीसरा और सबसे पेचीदा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है आपकी सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल रेन में। आर्टिफिशियल रेन में, आर्टिफिशियल रेन में, यानी अगर आपको मान लेते हैं ऐसे ही बस बारिश करानी है, मान लेते हैं आपने वो सिचुएशन देखी होगी कि बारिश में अगर होगी तो हम जरूर मिलेंगे, बागी 1 की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब वो तो फिल्मों में होता है, लेकिन फिल्मों में ऐसे बारिश हम कराने लगेंगे तो पानी का बहुत लॉस हो जाएगा। लेकिन कभी कभी बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं जिससे पहले, जिसमें हम चाहते हैं बारिश ना, पानी ना फैले उस पर। यानी एक बार ऐसा हुआ था, बीजिंग ओलंपिक्स आपके हुए थे चाइना में, ऑब्वियसली ये ओलंपिक्स आपके 2008 में हुए थे, और इसमें पता लग गया था मौसम विभाग वालों को कि यहाँ पर बारिश होने वाली। ठीक है, ये जो बारिश होने वाली है ठीक उसी दिन पे होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना इंतजाम कर लेंगे, उस पर अपना थोड़ा पन्नी वन्नी लगा लेंगे। इन लोगों ने जो है दिमाग लगाया, और इन लोगों ने क्या करा, रॉकेट्स तैयार करे, और रॉकेट्स के अंदर जो है भरवाया सिल्वर आयोडाइड यानी AgI, और AgI को आसमान में छुड़वा दिया। क्योंकि AgI के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनका साइज पानी के पार्टिकल्स के बराबर होता है, और पानी के पार्टिकल्स के बराबर होने की वजह से जो बादल होते हैं उन्हें ऐसा ही लगता है कि हाँ पानी और आ चुका है, पानी और ज्यादा आ जाएगा तो क्या वो एक साथ बादल जो है, जो 4 दिन बाद पानी इकट्ठा होने, उसे ऐसे लगेगा भैया बहुत पानी हो गया, चलो हम गिर जाते हैं नीचे। यानी जो बारिश 4 दिन बाद होनी थी, वो आज ही इन्होंने बारिश जो है करा दी। बट ऑब्वियसली लंबे समय में ये चीज कामयाब नहीं है, इमरजेंसी सिनेरियो में ही कामयाब है, बिकॉज अल्टीमेटली पानी तो पानी है। ऐसा नहीं है कि आप हर बार बारिश आपको करानी है, आपने आपने सिल्वर आयोडाइड जो है छिड़कवा दिया, बिकॉज अल्टीमेटली आसमान में जब तक पानी ही नहीं है तब तक ऑब्वियस सी बात है कि आर्टिफिशियल रेन हो ही नहीं सकती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस बात को आप समझ पा रहे हैं। यानी इमरजेंसी सिनेरियो में आर्टिफिशियल रेन करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिल्वर आयोडाइड यानी AgI का। चाइना ने इसका इस्तेमाल कर रखा है। बिल्कुल, एसिड रेन एक अलग चीज है, एसिड रेन हम आगे चल के अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं, अगले नंबर पे आते हैं AgNO3। AgNO3 जो होता है, ये होता है सिल्वर नाइट्रेट। ये इसी को बोलते हैं लूनर कॉस्टिक। इसका जो इस्तेमाल करा जाता है वोटर्स इंक के अंदर करा जाता है। जो वोटर्स इंक होती है उसके अंदर AgNO3 का इस्तेमाल कराते हैं। सब पेपर के आपके सवाल है, सबके सब आपके पेपर के सवाल है। अमित बताएं क्या डाउट है आपका, मैसेज नहीं आया है मेरे पास। Ag का मतलब है सिल्वर, Ag इज इक्वल टू सिल्वर। सिल्वर का केमिकल नेम है Ag। क्या यहां तक आप बात समझ पाए? कंफर्मेशन देंगे दोस्तों। अब आगे चलते हैं, लूनर कॉस्टिक इसे प्यार से बोलते हैं। इसको मिटाने का क्या तरीका है आउट ऑफ सिलेबस, मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। ये वॉयलेट कलर की होती है, डार्क वॉयलेट आप कह सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या यहाँ तक आप सारी बातें अच्छे से समझ पाए हैं दोस्तों? एक बार कंफर्मेशन देंगे। मैं सोच रहा हूँ यहाँ तक का पोर्शन आपको और एक बार रिवाइज कराता हूँ, फिर मैं कहानी को आगे लेके चलता हूँ। हमने जो है रिवाइज करा था कहाँ तक का पोर्शन, हमने जो है आई सपोज यहाँ तक आपके साथ सब रिवाइज कर लिया था। फटाफट से आपको रिवाइज करा देता हूँ। बिल्कुल सुप्रीति, चलो बिल्कुल सही शांत। चलो अब समझते हैं, थोड़ा सा कहानी को आगे लेके चलते हैं। हमने आपसे बात करी थी मरकरी के बारे में। उसके बाद मैंने आपको बताया मरकरी के और क्या मसले हैं। सबसे पहला मसला जो मरकरी के साथ रहता है वो रहता है इसका कि अगर बॉडी के अंदर मरकरी चला जाए तो पॉइजनस होता है और एक शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे पहले हमने देखा इससे एक बीमारी होती है जिसे मिनी माता क्रीक बोलते हैं, मिनी माता डिसीज बोलते हैं। पेपर में कम से कम 5 से 6 बार पूछा जा चुका है। जापान में मिनी माता का एक नाम का एक दलदली इलाका पड़ता है, मिनी माता क्रीक पड़ता है, जहां पर आपको ये मछलियां जो वहां से लोग उठाकर खाते थे, निकाल कर खाते थे, मार कर खाते थे, पकड़ कर खाते थे, डूब कर खाते थे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, खाते थे बस। मुद्दे की बात यह है वो जो मछलियां होती थी उनके अंदर मरकरी का कंटेंट ज्यादा होता था, और उस ज्यादा कंटेंट के चक्कर में जो लोग थे उन्हें जो है आपका मिनी माता डिसीज हो गई थी। फिर मैंने सोचा फ्लो में आपको कुछ और एलिमेंट्स भी बता देता हूँ।
और हमने देखा कि अगर इसी टाइप से बॉडी के अंदर कैडमियम अगर ज्यादा चला जाता है तो उससे एक जो बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं क्या, उसे हम बोलते हैं आपका इताई इताई डिसीज। इताई इताई डिसीज को आप आउच आउच डिसीज भी बोलते हैं, याद रखेंगे। ये किडनी पर नुकसान पहुंचाती है, यानी जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसे पूरे तरीके डैमेज करके रख देगी। फिर हमने देखा सिड्रोसिस बीमारी के बारे में, जो साउथ अफ्रीका में एक ट्राइब है जिसका नाम बंटू ट्राइब है, ये जो है इन्हें सिड्रोसिस हुआ था क्योंकि इन आयरन के कंटेनर्स में जो है अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाते थे, और यहाँ से एक शब्द जो है आपका और से एक शब्द उठ के आया सिड्रोसिस। फिर हमने देखा अगर कॉपर जो है आपकी बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो उससे लीवर डैमेज होता है, किडनी भी डैमेज होती है और बाकी बॉडी भी धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। इस बीमारी को विल्सन डिसीज का नाम दिया जाता है, और हमें पता है कॉपर एक एंटीबैक्टीरियल मेटल है। इसका पता विल्सन नाम के एक साइंटिस्ट ने लगाया था। और इसके अलावा आपको मैंने ये भी बताया कि जॉन्डिस में सबसे पहला जो टेस्ट होता है उसे बिलिरुबिन टेस्ट बोलते हैं। इसके बाद मैंने आपको नाइट्रेट एक्सेस से बताया है, इसे मीथेमोग्लोबिनेमिया बोलते हैं। इसे एक बार प्रोनाउंस जरूर करके देखें, और इससे बॉडी जो है ब्लूइश कलर की हो जाती है। एंड अगर बॉडी के अंदर आर्सेनिक ज्यादा हो जाता है तो आर्सेनिक ज्यादा होने से ब्लैक फुट डिसीज हो जाती है, जो कि एक टाइप की स्किन डिसीज है। अगर आप इसे लंबे समय में इसका इलाज नहीं कराते तो कैंसर भी हो सकता है और जिंदगी जो है जा सकती है। फिर हमने देखा अगले नंबर पे आता है गोल्ड। गोल्ड की अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसे हम AU के रूप में लिखते हैं, और इसके दो ओर्स हैं, कैल्वराइट है, एक सिल्वराइट है। जो कैल्वराइट है वो है AuTe2 और जो सिल्वराइट है वो है AuAgT। ये दो सिंबल्स आपकी हैं, ये जो आपकी दो ओर्स हैं, दोनों के अंदर ही आपको जो है यहाँ पर टेल्लुरियम देखने को मिलता है। ये भी बात आप ध्यान रखिए। गोल्ड की जो ओर्स होती है जनरली टेल्लुरियम के साथ बनती है, और आप दोनों में टेल्लुरियम देख सकते हैं। इसके अलावा सिल्वराइट एक ऐसी ओर है जिसके अंदर गोल्ड और सिल्वर आपको दोनों देखने को मिलते हैं, बट अल्टीमेटली कोई पूछे कौन से एक की ओर है, ध्यान रखेंगे। कोई एक पूछता तो गोल्ड आपका आंसर होगा, बिकॉज गोल्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिल्वर कम इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। सिल्वर की कुछ ओर्स मैंने देखी, कौन सिल्वर, रूबी सिल्वर, AgCl, Ag3, SbS3 और सिल्वराइड भी आप कह सकते हैं जब और कोई ऑप्शन में ना दिखे। AgCl को सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, और ये फोटोक्रोमिक ग्लास के रूप में इसका इस्तेमाल करा जाता है। फोटो मेकिंग में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करा जाता है, और AgI का यानी सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल आर्टिफिशियल रेन में करा जाता है, और AgNO3 का जो इस्तेमाल है करा जाता है लूनर कॉस्टिक में यानी सिल्वर नाइट्रेट के अंदर। इसका इस्तेमाल वाटर सिंक में भी करा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको फोटोक्रोमिक ग्लास बताया थोड़ा सा, और यहाँ पर आकर मैंने आपको जितना भी समझाया वो सब मैंने आपको अच्छे से एक बार रिवाइज करा दिया है। अगला टॉपिक में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ आपको इस समय पढ़ने का मन नहीं है, आप अलग अलग एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं कि कोई तो हो हमारा मसीहा जो हमें आके कहे यहाँ पर कि सर बस करो कल पढ़ा देना, लेकिन नहीं दोस्त नहीं। आज का आज निपटाते हैं जिससे कल का पढ़ पाए, है ना। कोशिश करें, फोकस करें। आप थके में, मैं भी पूरे तरीके से थका हूं, बट कोशिश करते हैं, ठीक है। चैट जो है फिर से मुझे परेशान करे, एक बार फिर से मुझे जो है रिफ्रेश करना पड़ेगा। आई विल बी बैक। बिल्कुल सही है, चलो चलते हैं आगे। अगला एलिमेंट हम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल सही, वो आपका है आयरन। ये आखिरी एलिमेंट होगा, इसके बाद जो भी पढ़ाऊंगा कल पढ़ाऊंगा, चिंता बिल्कुल मत करना। आखिरी एलिमेंट में पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। आयरन की अगर आपसे बात करता हूँ, कुछ ओर्स तो इसके बड़े सिंपल है, कुछ ओर्स बड़े ही सिंपल है। जैसे कि सबसे पहली है आपकी मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। ये तो मतलब बहुत ही बेसिक ओर्स है जो आपको पता ही होनी चाहिए, मतलब बहुत ही बेसिक। आपकी क्लास लाइव देखना तो बड़ा मुश्किल है। बताएं बेटा कैसे, मुझे बताएं क्या हुआ। हेमेटाइट जो आपका होता है वो आपका Fe2O3 है, Fe2O3 है। और जो मैग्नेटाइट होता है याद रखेंगे Fe3O4 है। यानी मैग्नेटाइट जो है याद रखेंगे ये Fe3O4 है, और हेमेटाइट जो है आपका Fe2O3 है। देखो इसकी कहीं ट्रिक्स भी होती है, प्लीज इसे ट्रिक्स से ना पढ़े, कुछ नहीं रखा इन बातों में। मतलब ट्रिक्स आपको क्या लगता है मैं नहीं बना सकता, अभी बना दूंगा। देखो कि आपको पता होगा हेमा मालिनी जो है उनकी दो लड़कियां हैं, आपको पता होगा शायद एक ईशा देओल है, एक दूसरी का नाम मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर हेमा है तो देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो आयरन देखने वाले। ये सब काम मत करा करो, नहीं 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 करना है, पेपर में बहुत नुकसान होता है, ऐसे ना पढ़ा करें, ठीक है। यानी हेमेटाइट Fe2O3 है, और मैग्नेटाइट जो आपको Fe3O4 है, ठीक है। ध्यान रखें। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा मैं समझ सकता हूँ, मैं पूरे तरीके समझ सकता हूँ, लेकिन बेटा क्या करें, फर्ज है इसी तरीके अदा करना है। लिमोनाइट जो आपका है ये आपका Fe2O3.3H2O। लिमोनाइट जो आपका Fe2O3.3H2 है, यानी काफी हद तक मैच करता है हेमेटाइट से, याद रखेंगे। और एक होता है आपका सिडराइट। सिडराइट जो आपका है वो FeCO3 है, और एक आपका आता है 5वें नंबर पे जो होता है आपको आयरन पायराइट, जिसे आप फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। और ये होता है FeS2। अगेन वही सवाल, कौन सी ऐसी और है आयरन की जो कि आपका आपकी विदाउट ऑक्सीजन है, ये आपका सवाल बनता है पेपर का, याद रखेंगे। ये फूल्स गोल्ड है। दूसरे नंबर पर फूल्स गोल्ड जो है किसकी ओर है, याद रखेंगे, ये आपकी आयरन पायराइट जो है आपका आयरन की ओर है, ये आपको ध्यान रखना है।
क्योंकि देखने में उसके जैसा दिखता है, इसी वजह से। मैग्नेटाइट Fe3O4 है, हेमेटाइट Fe2O3 है, लिमोनाइट Fe2O3.3H2 है, सिडराइट FeCO4 है, एंड आपका आयरन पायराइट यानी फोर्स कोल्ड जो आपको वो है FeS2। यहाँ तक तो हमने कुछ बातें करी हैं। और पीतल जो है अलग चीज होती है, पीतल जो होता है वो आपका ब्रास होता है, और पीतल अलग चीज होती है, ये थोड़ी सी अलग चीज होती है। अब आगे चलते हैं, कुछ और बात आपके साथ कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले कुछ बातें याद कर लेना, बिकॉज ये समझने के लिए हमें मेटलर्जी को बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, जो कि एसएससी नहीं मांगता है। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कुछ टॉपिक्स है जो कि एसएससी नहीं मांगता है, तो हम इसे कोशिश करेंगे ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे अभी के लिए। ये है आपकी टाइप्स ऑफ आयरन। सबसे पहली है आपकी पिग आयरन, इसे आप बोलते हैं कच्चा लोहा। दूसरे नंबर पे आती है कास्ट आयरन, ये होता है आपका ढलवा लोहा। तीसरे नंबर पे आती है रॉट आयरन, ये होता है पिटवा। ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं, कुछ चीजें आपको और ध्यान रखनी है। ये जो आपका होता है रॉट आयरन, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन माना जाता है, पेपर यहाँ से सवाल बनाता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, और इसका इस्तेमाल आगे जाके बहुत जगह करा जाता है, मैग्नेट्स, और ये सॉफ्ट होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, और इसका इस्तेमाल चुंबक वगैरह बनाने में करा जाता है। जो आपका आपका मान लेते हैं हेमेटाइट वगैरह है, तो हेमेटाइट से सीधा जो भी आयरन निकलता है उसे हम बोलते हैं पिग आयरन। मैं आपको बताता हूँ, यानी सीधा ही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सीख पा रहे हैं। सीधा ही हेमेटाइट जो आपका है, हेमेटाइट से पिग आयरन बनता है हमारा, और इसके बाद पिग आयरन से हम कहेंगे कास्ट आयरन बनता है। अगर मान लेते हैं मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, धीरे धीरे कास्ट आयरन के अंदर मैं 2 से 4% कार्बन डाल देता हूँ। कार्बन का काम होता है चीजों को सख्त बनाना, अभी इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। और इसके अंदर कार्बन कंटेंट कम होता है, इसी की वजह से आप कहेंगे कि कम स्ट्रॉन्ग होता है। आपको अगले पेज पे कुछ चीजें लिख देता हूँ। इसमें जो कार्बन होता है वो 0.3 to 0.4% होता है। इसके अंदर होता है आपका 2 से लेकर 4% तक कार्बन आपको देखने को मिलता है, याद रखिए, ठीक है। अब आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, फिर मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन बताओ सर इसके। बताते हैं। देखो सबसे पहला जो सवाल आपको बनता है वो ये बनता है कि डायरेक्टली हमें हेमेटाइट से कौन सी और देखने को मिलती है, उसका आंसर होता है आपका पिग आयरन, ठीक है। दूसरा सवाल आपका जो बनता है वो ये बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आयरन, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आयरन कंटेन्स अराउंड 0.3% ऑफ कार्बन, ये आपका सवाल बनता है, ठीक है। तीसरा सवाल आपका बनता है कास्ट आयरन कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो याद रखेंगे 1%, 3%, 0.1% या 10%, तो उसमें 3% वाले को टिक करना, बिकॉज 2 से 4 की जो रेंज है वो आपकी कास्ट आयरन की रेंज रहती है। यही आपके सवाल बनते हैं। एक और सवाल बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट, तो रॉट आयरन उसका आंसर होता है। इनमें से किसका इस्तेमाल चुंबक बनाने में करा जाता है, तो उसका आंसर भी आपका जो होता है रॉट आयरन ही होता है। कुछ चीजें अगले पेज पे आपको बताता हूँ। देखिए जो कार्बन होता है ना वो बड़ा पेचीदा होता है, कि अगर मैं आयरन के अंदर आयरन प्योर लूंगा तो ये सॉफ्ट होता है, लेकिन अगर आयरन के अंदर मैं कार्बन डाल दूंगा ना तो ये हार्ड हो जाता है। और यहां पर आकर आती है सारी की सारी टेक्नोलॉजी, कि अगर मैं चीजों को सॉफ्ट रखता हूं तो मुड़ जाएगी। एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लेते हैं मेरे पास ये कटोरी है, अब मैं इसे दबाऊंगा तो ये क्या होगा, ये आसानी से नहीं मुड़ेगी, राइट, ये आसानी से नहीं मुड़ेगी। उसका एक मेन रीजन इसकी जो बाउंड्री है, अगर आप नोटिस करेंगे बाउंड्री इसकी पूरी घूमी हुई है, इसे बिडिंग बोलते हैं। बिडिंग वो वाली नहीं, आईपीएल वाली, इसे बिडिंग बोला जाता है बस, यानी ये पूरे तरीके घूमी हुई है। अगर ये नहीं होगी तो आसानी से दब जाएगी। लेकिन एक और चीज होती है, वो इसकी इलास्टिसिटी होती है। वो अगर मान लेते हैं प्योर आयरन होगा तो आसानी से, बहुत आसानी से दब जाएगा। स्टील है तो इतनी आसानी से नहीं दबता है। एक और चीज आप नोटिस करेंगे, जो कटोरियां होती हैं, कोई कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो थोड़े महंगे होते हैं, वो एक्स्ट्रा चमकीले होते हैं, एक्स्ट्रा शाइन होती है उनके अंदर, वो हाई क्वालिटी बर्तन होते हैं, यानी उनकी जो क्वालिटी होती है थोड़ी सी एक नंबर ऊपर होती है। आपके 10 मिनट लूंगा, उसके बाद मैं आपको फ्री कर दूंगा। सिर्फ इतनी सी ही बात करूंगा, आखिरी पेज का डिस्कशन है, उसके बाद मेरे पार्ट पे आप पूरे तरीके फ्री है, ठीक है। क्वेश्चन टैब भी मैं आपको बंद कर देता हूँ जब तक। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं, अरे भाई वाह बहुत बढ़िया, यानी कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो J8 क्वालिटी के होते हैं, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो J7 क्वालिटी के होते हैं, 2 1 2 3 बहुत सारे कोड्स आपके चलते हैं। एंड जनरली जो नॉर्मल बर्तन हम लोग के घरों में होते हैं, जैसे मैं इसकी आपसे बात करता हूँ, J8 मटेरियल होगा, J8 मटेरियल होगा। कुछ हाईफाई बर्तन जो होते हैं वो आपके होते हैं J7 और J6 तक घर के बर्तन नहीं बनते, फिर वो बहुत महंगा हो जाता है, तो उसमें जो है और कुछ चीजें बनना स्टार्ट हो जाती है। J1 जो होता है वो सीधा एयरक्राफ्ट रॉकेट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, तो वो आप कहेंगे नॉर्मल यूज में नहीं आता है। जितना आप ऊपर की तरफ जाते रहते हैं उतना आपका जो कंस्टिट्यूएंट है इसके बदलते रहते हैं। कुछ चीजें नहीं बदलती, लेकिन वो ये है कि जितना कार्बन आप डालोगे उतना वो हार्ड हो जाएगा।
जे ग्रेड है जिंदल आप किसे कह सकते हैं, बस एक जे ग्रेड बनाओ बिकॉज जिंदल स्टील ही मेन है जो कि सारे मटेरियल्स के स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करता है। तो ये जे यहाँ पर जिंदल को आई सपोज डिनोट करता है, कंफर्मेशन तो मैं नहीं दे सकता बट जहां तक मुझे लगता है जिंदल को डिनोट करता होगा। ये जो कार्बन है हार्ड करता है चीजों को। हार्डनेस में प्रॉब्लम ये आती है कि मान लेते हैं कि मुझे कोई सामान बनाना है इतना, ये तो चलो कम गहरा है, अगर इसी को मैं ज्यादा लंबा करके जग बनाना चाहता हूँ तो उसमें चांसेस नहीं कि बर्तन कहीं से क्रैक हो सकता है, बिकॉज अगर इसमें कार्बन ज्यादा आ गया है तो क्रैक हो सकता है। तो कार्बन बहुत ही सीमित मात्रा में डाला जाता है, यानी कार्बन हल्का सा कम हम करेंगे तो हमारा ज्यादा फायदा है, लेकिन अगेन वहां पर फिर कॉम्प्रोमाइज आपको करना होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी से। तो कार्बन कितना डाला जाता है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, किसके लिए, हार्डनेस के लिए। इसी तरीके जो शाइन की आपसे मैं बात कर रहा था ये आती है क्रोमियम से। क्रोमियम जो होता है जिसे CR से आप डिनोट करते हैं, ये करीब 10% के आसपास डाला जाता है। अगेन इट वेरीज अ लॉट, बहुत ज्यादा वेरिएशन आपको यहाँ देखने को मिलता है। इनफैक्ट कॉपर भी कई लोग डालते हैं, लेकिन हमारी किताबें जनरली कॉपर नहीं कहती, बट कॉपर भी डाला जाता है कुछ मात्रा में। जो स्टेनलेस स्टील होता है आमतौर पर, स्टेनलेस स्टील, इसके ही हमारे घरों के बर्तन जो है बने होते हैं। आयरन होता है इसमें सबसे ज्यादा, उसके अलावा क्रोमियम होता है, क्रोमियम का काम चमक देना है, करीब 10% हो सकता है। उसके अलावा निकल होता है, निकल भी डाल सकते हैं आप इसमें, मैंगनीज भी डाल सकते हैं, मैंगनीज डाल सकते हैं 5% के आसपास। और बाकी कार्बन जो होता है आपका 1 से लेकर 2% के आसपास होता है। ये कभी भी नहीं आएगा शिव भाई, आउट ऑफ सिलेबस है। ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ बिकॉज ये मुझे पता है, क्योंकि मैं काम, मेरा फैमिली बिजनेस भी है तो मुझे इसके बारे में नॉलेज है। ये आपके पेपर का है ही नहीं, मतलब इसका दूर से दूर तक कोई लेना देना नहीं है। J7 J6 J5 का J8 का कोई लेना देना नहीं है। मैं इसलिए बताता हूँ बिकॉज पर्सपेक्टिव बनता है। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है पर्सपेक्टिव बनता है, वो पर्सपेक्टिव ही सबसे जरूरी होता है। ये हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ पॉइंट्स को पढ़ के जाते हैं, उससे कभी याद नहीं होता। कुछ चीजें पर्सपेक्टिव डेवलपिंग होती है तो वो बड़ी जरूरी होती है तैयारी के लिए। क्या मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। स्टील अपने आप में नहीं होता है पूजा, स्टील एक एलॉय है। स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, जिसके अंदर आयरन के साथ साथ आपको और भी काफी सारी चीजें देखने को मिलती है। ये बात आप याद रखेंगे। छोटी छोटी एक दो बातें और बताता हूँ। वो ये होता है कि जब आयरन का आपका आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, आयरन का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं उसका रस्टिंग हो गया। वो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं। वो क्रोमियम अगर आपने सुना है तो क्रोमियम उसके शाइन को बोलते हैं। आपने बढ़िया पॉइंट उठाया, आपने सुना होगा क्रोम कलर, क्रोम कलर ये शब्द आपने बहुत सुना होगा, दिल्ली वालों ने तो पक्का सुना होगा, बाकी सबने। क्रोम मतलब बहुत ही ज्यादा चमकीला कलर। वो इस आई होप आप समझ गए कि क्रोमियम को क्रोम कैसे पहुंचाया गया है और क्रोम का काम क्या है ना। अब ये चलो मैं वापसी आता हूँ अपने टॉपिक पे। आयरन का ऑक्सीडेशन जब होता है तो हम उसे रस्टिंग कहते हैं, याद रखेंगे। व्हेन रस्टिंग अकर्स द वेट ऑफ आयरन इंक्रीजेस। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज अगर यहाँ आयरन बैठा है, ये आयरन था, अब इसके साथ आके ऑक्सीजन मिल गया है तो क्या इसका वजन जो है यहाँ पर बढ़ नहीं जाएगा। यहाँ पर Fe भी है, ऑक्सीजन भी है, तो जो भी इसका वजन होगा अपने आप में तो इसका वजन बढ़ जाएगा ना। तो ये पेपर का सवाल बनता है, रस्टिंग के केस में आयरन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। रस्टिंग के केस में जो आपका वजन है आयरन का कैसा होता है, बढ़ता है या घटता है, वजन इसका बढ़ता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और रस्टिंग कुछ नहीं होता, कोरोजन इन केस ऑफ आयरन इज इक्वल टू रस्टिंग। रस्टिंग जो होता है, कोरोजन इन केस ऑफ आयरन होता है। तो राइटिंग थोड़ी साफ करता हूं मैं। अभी आपको बताता हूं कोरोजन का मतलब क्या होता है, चिंता मत करो। आपने देखा होगा जंग लग जाता है किसी किसी चीज पर, कईयों के दिमाग पे जंग लग जाता है, वो एक अलग चीज है, वो उसमें आयरन नहीं है। क्योंकि जब सामान पे जंग लग जाता है, आपने नोटिस करा होगा, कभी आप अपनी छत पर गए हो और छत पर आपने देखा होगा कुछ पुराना पाइप पड़ा होता होगा, वो पाइप हल्का ब्राउन हो जाता होगा बिल्कुल ही, या फिर कोई टैप होगी जो कभी यूज में ही नहीं आई होगी, है ना। ये जो आपका है पुराना, वो धीरे, कुछ सरिया आपके मान लेते हैं, कोई छत पे पड़ा होगा, कुछ भी आयरन का ऐसा चीज पड़ा होगा, वो धीरे धीरे खराब हो जाता है और वो उसकी जो सर्फेस उस पर फ्लेक्स आपको देखने को मिलते हैं। यानी आप हाथ से उसे चाहे तो तोड़ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका आप कहते हैं कोरोजन हो गया। कोरोजन मतलब कोरोड हो गया, खराब हो गया। जब आयरन का कोरोजन होता है तो उसे रस्टिंग बोलते हैं, और ये बहुत नुकसानदायक चीज होती है। बिकॉज अगर एक बार मान लेते हैं बिल्डिंग के सरिये पर जो है रस्टिंग अगर मान लेते हैं हो जाती है, तो पूरी बिल्डिंग जो है काफी कमजोर हो जाती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे। चिंता ना करें, बिल्कुल अनुज ऐड द लिस्ट में करा देता हूँ, बिल्कुल परेशान ना हो। अब रस्टिंग से बचने के लिए, रस्टिंग से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, यानी वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग, ये सवाल है। अपने को इससे पहले ये समझना होगा पिछले पेज पे कि रस्टिंग जो होती है उसके लिए अपने को तीन चीजें चाहिए होती है। वो चाहिए होता है एक तो आयरन खुद, एक चाहिए होता है पानी, और एक चाहिए होती है ऑक्सीजन। इनमें से अगर कुछ भी नहीं है तो रस्टिंग नहीं होगी। अगर इनमें से एक भी चीज नहीं है तो रस्टिंग नहीं होगी, याद रखेंगे।
और आयरन, पानी और ऑक्सीजन, ये सीजीएल 2018 का सवाल आपसे पूछा गया था। सीजीएल 2018 का सवाल है, रस्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है। अब ऑटोमेटिकली हम बस एक काम करेंगे कि मान लेते हैं मुझे पता है कि पाइप है जिस पर रस्टिंग हो सकती है। सबसे पहला तरीका मैं इसे पेंट कर दूंगा। पेंट करने से क्या होगा कि इसका हवा से और पानी से कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन लंबे समय में क्या होगा, पेंट अगर लो क्वालिटी का होगा तो पेंट भी अपने फ्लेक्स बना लेता है, धूप के अंदर पेंट भी जो है चटक जाता है और वो भी कुछ लंबे समय तक नहीं टिक पाता। दूसरा तरीका होता है इस पे ऑयल लगा दो। ऑयल लगाने का सेम काम होता है कि आपने इसे ऑयल लगा दी, जिसे आप ग्रीसिंग करना बोलते हैं। ग्रीसिंग आपने इसकी कर दी है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये भी अगेन एयर और आपका आयरन का कॉन्टैक्ट काट देगा। तीसरा एक तरीका होता है सबसे सटीक, ये आपका होता है इसका गैल्वेनाइजेशन कर दो। गैल्वेनाइजेशन कर दो, एग्जैक्टली फूलना नहीं बोलेंगे, बस ये बोलेंगे कि वो धूप में पड़ा पड़ा चटक गया है और उसकी वजह से वो एक कंटिन्यूस लेयर उस पर मेंटेन अपनी नहीं कर पा रहा। बिल्कुल, काफी सारी चीजें और भी कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन जो आपका है, याद रखेंगे, इट इज द प्लेटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन। प्लेटिंग ऑफ जिंक ओवर आयरन, ठीक है। आपका ये आयरन है, अगर आयरन हवा के कांटेक्ट में है तो आपका पंगा है। तो हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक लेयर बना देंगे जिंक की, और जिंक की जो लेयर होती है आपकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये आपका अंदर नहीं जाने देगी आयरन तक हवा को। यानी ये जिंक और ये आयरन, मैं एक और चीज बना देता हूँ आपके लिए। ये डायग्राम सही है, ये डायग्राम गलत है, क्या इस बात को आप समझ पाए? यानी जिंक ऊपर होता है और एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में जिंक होता है, आयरन नहीं होता। याद रखेंगे, पेपर के सब सवाल बनते हैं। गैल्वेनाइजेशन से हम चीजों को प्रोटेक्ट करते हैं। जो कुकर्स वगैरह होते हैं, जो बर्तन होते हैं, जो भारी भारी बर्तन होते हैं, या तो बर्तन जो है वो बनते हैं आपके एल्यूमिनियम से, या फिर कुछ बर्तन जो लोहे के होते हैं उनके ऊपर गैल्वेनाइजेशन करा जाता है, जिससे वो लंबे समय में खराब ना हो। क्या मैं उम्मीद करूं यहाँ तक आप सारी बात अच्छे से समझ पाए हैं? ऑक्सीजन तो अलग से पानी में, ऑक्सीजन पानी में अलग से नहीं प्रेजेंट है, बिकॉज पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ये H2O है, यहाँ पर O अलग से नहीं है। जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन होता है, जैसे आपने देखा होगा समुद्र में टाइटैनिक पड़ा पड़ा उस पर जंग लग गया, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। यानी हवा में थोड़ी सी डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। जो मछलियां सांस लेती हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन से लेती है, और वो हवा ही होती है, ऑक्सीजन ही होती है, वो H2O नहीं होता, बिकॉज H2O पानी है। H2O is not equal to H2 plus O2। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसे इलेक्ट्रोलिसिस करके बनाया जा सकता है, ऐसे ही नहीं बनाया जा सकता। यानी अगर मुझे सांस लेना है तो मैं ऐसा नहीं पानी पी लूंगा तो मेरी बॉडी को ऑक्सीजन मिल जाएगी, वो एक अलग प्रोसेस है, वो एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। अदिति, बस आपको 2 मिनट में फ्री करने लगा हूं, चिंता ना करें। वो एक अलग चीज हो गई, वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से भी हो सकता है ना, मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं उसके। और उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो बेसिकली वो टेम्परेचर इज द मेन कॉज देयर, मतलब टेम्परेचर चेंज की वजह से वो आपको चेंज देखने को मिल सकता है। रस्टिंग एक्जैक्टली नहीं होगा, बिकॉज रस्टिंग के लिए आपको ऑक्सीजन पानी दोनों चाहिए होगा। मे बी पॉसिबल वो आउटर सर्फेस के पास हो तो पानी जो है दीवार के अंदर पहुंचे, उस वजह से ऐसा, मतलब अगेन बहुत सारे इसके रीजन हो सकते हैं। भाई सबसे पहली बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा, बहुत ही बढ़िया काम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो पढ़ने के समय मूड में नहीं है, यानी उन्हें नींद आ रही है, लेकिन वो फिर भी टिके हैं। मतलब ये एक तारीफ वाली बात है कि मतलब ये हुई ना बात, इससे ही हमें मोटिवेशन मिलता है कि चलो, कि आप एक कदम एक्स्ट्रा चलना चाहते हैं। जब आप एक कदम चलते हैं हम 100 चलते हैं, बिकॉज हम आपके लिए चलना चाहते हैं उसमें, ठीक है। कोशिश करें यहाँ तक पहुंचे, बहुत बढ़िया, लाजवाब, और थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक रुके हैं, अच्छी बात है, हिम्मत अपने दिखाते रहें। कल भी आपकी क्लास ऐसी होगी और 2-4 दिन आपकी रात 12 बजे तक क्लास चलेगी, उस पर मैं पूरे महीने में कोशिश करूंगा रात वाली क्लास आपकी मैं हटा दूंगा, ठीक है। मजबूरी हो तो कोई एक अलग बात हो गई, ठीक है। और अगर आयरन को पानी के अंदर डुबा देंगे अंकित, और उसके अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन नहीं है, ये कंडीशन है, तो रस्टिंग नहीं होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का आने के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से अपनी तैयारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया, टेक केयर, गॉड ब्लेस, गुड बाय। मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। फटाफट से मैं आपके डाउट्स देख के आपको फ्री कर देता हूँ। मेरे हिसाब से आप विवेक, हमारे जो मॉक्स है वो मैंने इन्हीं 18-19 के ऊपर बेस्ड ही बनाए हैं। अगर फिर भी आप हमेशा कॉल लेना चाहें तो ऑलवेज PYQs आर बेटर देन एनी अदर पेपर, बिकॉज PYQ आपको रियलिटी चेक देते हैं। वैसे तो देखिए, मेरी क्लास तो आज 1 बजे से थी, एंड इसके अलावा 27-28 तारीख वैसे मैंने अपने पार्ट पे फ्री रखी थी। बाकी मैं आगे चल के कोशिश करूंगा कि आपको रात को 10 से 12 वाली क्लास में आपके लिए हटा दूं, जिससे कि आपके लिए थोड़ा सा आराम रहे। आंसर इसका जैसे येस होगा, बिकॉज मैंने दोनों एग्जाम्स एक साथ ही दिए थे, दोनों एग्जाम्स पहली बार में क्लियर भी करे थे। तो मैं आपको यही कहूंगा, जब मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया स्कूल में, बहुत बहुत शुक्रिया। जो जाना चाहे जा सकता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अपना ख्याल रखें, अपना अच्छे से अपनी तैयारी करें, और बाकी मिलते हैं आप सभी से कल। in which year was the Khalsa? सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। क्या ये सवाल हमने क्लास में डिस्कस करा? आप लोग एक बार बताएं, क्या हमारे ये बताएं बेटा कौन से पेपर का सवाल है? प्रियंका, आप एक बार बताएं कौन से पेपर का सवाल है? ये तो हमने डिस्कस करा है, 1699, बिल्कुल करा।
IB का, अच्छा ठीक है, हमने ये सब क्लास में डिस्कस कर रहा है बेटा, एक बार चेक करना, 1699 मैंने आपको बताया होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैं आपका नोएल आपका डाउट खोल रहा हूँ मैं, ये सभी को मैं इसका आंसर देना चाहूंगा बिकॉज आई टोटली अंडरस्टैंड, आप में से बहुत सारे बच्चे इस सिचुएशन में होंगे। द प्रॉब्लम इज दैट, द डिफरेंस इन पर्सपेक्टिव इज दैट आप एजुकेटेड हो, आप समझदार हो, और देखो आपको समझना चाहिए, अगर कोई ए पर्सन है, हमें समझना होगा ए इज अ ह्यूमन एंड ही कैन डू समथिंग गुड एंड ही कैन डू समथिंग दैट इज नॉट सो गुड, राइट, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। हमें समझना होगा कि हमें पॉलिसीज से प्यार करना होता है, हमें पॉलिसीज को पसंद नापसंद करना होता है, हमें पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद नापसंद नहीं करना होता। इट शुड बी नॉट लाइक कि पर्सन ए है तो वो सब सही ही करेगा और पर्सन बी है तो सब कुछ गलत ही करेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर, अगर कोई कहता है कि आपके साथ कोई डिबेट करता है, पॉलिटिकल डिबेट कोई करता है, तो आप पूरे तरीके साइड हो जाए, बिकॉज सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं रखा इस समय, जो सोच है वो बहुत ही खतरनाक सोच है, क्योंकि मतलब सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, मतलब वो उसे अपने ईगो पे लेके जाएगा ही जाएगा 101%। कृपया उस इंसान पे मेहनत ना करें, ये मेहनत विफल हो जानी है, तो कृपया मेहनत करें ही ना, सिंपली बोले आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर वो पार्टी ए का है तो उसे कहो पार्टी ए इज दी बेस्ट, मजा ही आ गया जब से ये पार्टी पावर में आई है। अगर वो पार्टी बी का है तो उसे कहो पार्टी बी वाज दी बेस्ट, मजा ही आ गया था जब ये पार्टी पावर में थी। जस्ट रिलैक्स, चिल, दोस्ती निभाओ, कुछ नहीं है, ये सच बता रहा हूँ, ऐसे ही करो, क्योंकि बेटा वो शुरू करने से पहले पर्सपेक्टिव बना चुका है अपना, वो नहीं हटेगा उससे, आजमा के देख लेना, खत्म कर देगा वो सब कुछ, कत्लेआम कर देगा, वो अपने पर्सपेक्टिव से नहीं हिलेगा। तो जस्ट रिलैक्स, कोई बात नहीं, सब समय समय की बात है, जो उसे सोचना है सोचने दो, मेहनत वहां करो जहां फायदा मिले, उस पर मेहनत करके नहीं मिलेगा। ऑप्शन थे नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आपको एग्जाम में ऑल ऑफ दीज पे टिक करना चाहिए, बिकॉज एनसीईआरटी 4 आंसर्स 3 आंसर सही मानती है, एनसीईआरटी कहती है ऑप्शन, मैं नहीं कह रहा, एनसीईआरटी कहती है। बेटा नोट्स हिंदी में नहीं मिल पाएंगे पवन, नोट्स आपको इसी तरीके जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके आपको मिल पाएंगे। आप बिल्कुल, आप नेहा एक काम करना, कल सुबह वाली किसी भी क्लास में आप मुझे भेज देना, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आप पूरी कोशिश करूंगा एट द लिस्ट आपकी सॉल्व करा दूंगा, आप चिंता ना करें। बस कल ये डेफिनेट थोड़ा सा कॉपरेट आपको करना होगा, थोड़ा आप कॉपरेट कर लेना, बिकॉज मजबूरी है, ऑलरेडी शेड्यूल्ड है कुछ क्लासेस, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, अपना ख्याल रखिए, बहुत लेट ऑलरेडी हो चुका है, मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।